दैट, लेकिन रिएक्ट नेटिव डेफिनेटली यू विल बी वर्किंग विथ मी, सो आप इतना तो काबिल हो जाएंगे कुछ ना कुछ बना सकें। तो कोई थीम सोचें, मे बी इट कैन बी अ स्मॉल प्रॉब्लम एट योर यूनिवर्सिटी, कोई कम्युनिटी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई एजुकेशन एडटेक प्रॉब्लम हो सकती है, एंड यू कैन बिल्ड अ ऐप अराउंड दैट प्रॉब्लम। मैंने कहा था कि पूरी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन जितनी भी आप अगर हेड स्टार्ट लेंगे, यू कैन ऑलवेज कंप्लीट इट टिल मार्च एंड देन सबमिट योर सॉल्यूशंस। सो ये बेसिक सा था जो मुझे बताना था, एंड नाउ वी कैन जंप बैक टू अवर। तो ये वीडियो भी है, मैं अभी ये वीडियो प्ले नहीं कर रहा, बट यू कैन ऑलवेज वॉच इट, आई विल शेयर स्लाइड्स। तो इसमें एक सोल्यूशन किसी इंडोनेशियन ने बनाया था फ्लड को सॉल्व करने के लिए, तो इट वाज अ ग्रेट थिंग एंड दे आई थिंक दे वन दैट टाइम। तो आप जरूर देखें और इससे देखेंगे किस तरीके से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, एक कम्युनिटी प्रॉब्लम को, और हम किस तरीके से अपने मुल्क की या अपनी कम्युनिटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द बूट कैम्प, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ रिएक्ट नेटिव से, एंड ऑब्वियसली विल मूव टू एडवांस कॉन्सेप्ट्स लाइक हुक्स, यूज इफेक्ट, यूज स्टेट एक्सेट्रा। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग कोई भी ऐप स्टार्ट करें तो टू डू ऐप से बनाएं उसको, और फिर हम लोग उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग करें, कंपोनेंट्स, हुक्स, नेटिव कंपोनेंट्स, और फिर वी स्टार्ट टू बिल्ड सम रियल लाइफ प्रोजेक्ट एज वेल। मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी आपके साथ लाइव कोडिंग करूं कोई रियल प्रोजेक्ट पे, ताकि यू कैन लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स, क्योंकि ऑब्वियसली एज अ डेवलपर आई विल बी मिस्टेक्स एंड आई वांट कि वो मिस्टेक्स आप सीखें, बिकॉज दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न। अच्छा, तो जब मोबाइल डेवलपमेंट की बात आती है तो हमारे पास तीन तरीके की होती हैं जो हम लोग हमें पता होती हैं। एक तो हमने पहले देखा था कि सबसे पहले जो मशहूर थी वो थी नेटिव ऐप्स। अच्छा, ये थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हैं? थ्योरी आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ वेरी थ्योरी, बट आई फील कि हमें बेसिक पता होना चाहिए कि बिफोर स्टार्टिंग समथिंग, एटलीस्ट हमें नो हाउ हो कि भाई क्या हम लोग कर रहे हैं एंड क्या मार्केट में चल रहा है, तो दैट एटलीस्ट इतनी नॉलेज होना आपके लिए लाइक काफी है, मैं समझता हूँ। सो दैट इज वाई थोड़ी मैंने थ्योरेटिकल स्लाइड्स ऐड करी हुई हैं, दैट इज द ओनली पर्पस। तो नेटिव ऐप्स क्या होती हैं? हमने सबसे पहले सुना हुआ कि भाई एंड्रॉयड एंड्रॉयड एंड्रॉयड, और वो जावा पे होती है। सो वो चीज, वो ऐप एप्लीकेशन आसान जबान में जो कि सिर्फ जावा से बनती है और वो सिर्फ एंड्रॉयड के लिए बनती है, उसको हम लोग कहते हैं नेटिव ऐप्स। नेटिव ऐप्स वो होती हैं जो कि बहुत पावरफुल होती हैं, वो एक उनकी एक डेडिकेटेड लैंग्वेज है, उसमें आपने जो कोड लिखा हुआ जावा का, वो एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन को रन करेगा, वो iOS पे नहीं चलेगी। iOS के लिए आपको स्विफ्ट या दूसरी लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, तो उसको हम कहते हैं नेटिव ऐप्स। हम अब आजकल बहुत फेमस हुआ है वेब ऐप्स। वेब ऐप्स होती हैं वो ऐप्स जो कि हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, लेकिन हम लोग उसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव बना देते हैं, पीडब्ल्यू इनके बना देते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं कि हमारी वेब ऐप्स हैं। वो एक रिस्पॉन्सिव वर्जन होती है, वो आपके मोबाइल डिवाइस आप देख रहे होते हैं कि आप कोई भी ऐप यूज कर लें। लेट्स से अगर हम लोग, मेरे पास एग्जांपल अभी आ नहीं रही, लेकिन हम लोग कोई भी एप्लीकेशन देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अपनी ऐप ही मैंने अगर कोई बनाई हुई है, अ, अगर मैं इसी को दिखा दूं आपको मोबाइल रिस्पॉन्सिव, तो ये मोबाइल में भी आपको अच्छा व्यू देगी, मतलब ये फटेगी नहीं ऐप, ठीक है? तो ये लग रहा है कि ये मोबाइल के लिए बनी हुई है, लेकिन ये बनी हुई वेब पे है और इसको हमने मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाया हुआ है, ठीक है? तो ये होता है बेसिक फर्क एक नेटिव ऐप का, जो कि आपको एप्लीकेशन आइकन के साथ, मैं इसको भी खोल सकता हूँ, एक वेब ऐप है, इसका भी अगर पीडब्ल्यू बना दूंगा तो इसका भी एक आइकन बन जाएगा, या आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी, इंस्टॉलेबल ऐप बन जाएगी, और ये भी बिल्कुल ऐप की तरह चलेगी। लेकिन वो नेटिव नहीं कहलाएगी, उसमें बहुत सारी नेटिव फंक्शनलिटी जैसे कि कैमरा का इस्तेमाल हो गया, आपके और चीजें होती है वो आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको नेटिव की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है? एक होती है हाइब्रिड हाइब्रिड एप्स। ये होती है बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ नेटिव एंड वेब एप्स, बट रैप विद नेटिव ऐप, ठीक है? तो जैसे कि मैं बताया कि आपको वो जो पीडब्ल्यूएस का मैं बात कर रहा हूँ, वो हाइब्रिड में आती है कि आपका अपना आइकन भी होगा। मैंने एक हाइब्रिड पीडब्ल्यूए बनाई थी इस एप्लीकेशन की, अगर आप यहाँ पर जाकर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, आई थिंक शायद अभी आई थिंक शायद हो, देख लीजिएगा अगर इंस्टॉलेबल है। तो ये पीडब्ल्यू थी। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऐप होती हैं, लेकिन सब में एक चीज थी कि यहाँ पर नेटिव ऐप में हम लोग देख रहे हैं कि जावा में कोड लिख रहे हैं, अगर iOS का है तो iOS में कोड लिख रहे हैं, और बाकी का था तो हमारे पास ये था कि ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी कि मैं कोई एक कोड लिखूं, वो iOS की ऐप भी बना दे, एंड्रॉइड की ऐप भी बना दे। तो रिसेंटली जो हमारे पास आई है, जो दो जो जिस पे हमने फोकस करेंगे इस वर्कशॉप में, वो हो गया हमारी क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप। अभी क्रॉस प्लेटफॉर्म अब क्या बोला है? क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स हमारी होती हैं जो हम लोग एक कोड बेस से मल्टीपल मल्टीपल डिवाइसेस के लिए हम लोग एप्स बना सकते हैं, लाइक iOS के लिए, हम लोग एंड्रॉइड के लिए सिंगल कोड बेस से विद डिफरेंट लिटिल बिट स्लाइड कॉन्फ़िगरेशन करके, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स। तो वो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका फ्लटर प्रोवाइड कर रहा है और हमारा रिएक्ट नेटिव प्रोवाइड कर रहा है। फ्लटर तो एक स्टेप आगे निकल गया है, वो तो हमें वेब भी प्रोवाइड कर रहा है सिंगल कोड बेस से। वेब, iOS, एंड्रॉइड, डेस्कटॉप, मैकओएस, सारी एप्स हमें एक सिंगल कोड बेस से मिलती है। बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव फेमस इसलिए थी बिकॉज आपको पता है वेब पे जो भी चीज चलती है वो जावास्क्रिप्ट पे चलती है, और जावास्क्रिप्ट हर किसी को आनी चाहिए,
अगर वो एक डेवलपर है। तो जब जावास्क्रिप्ट थी तो जो एंड्रॉयड पे काम करते थे उन्होंने उनको सिर्फ जावा पे काम करना था एंड्रॉयड ऐप्स के लिए। सो फेसबुक ने ऐसी टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स किया हुआ है रिएक्ट नेटिव को बनाया है कि जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए जावास्क्रिप्ट की जो फंडामेंटल्स हैं, जो रिएक्ट उन्होंने फ्रेमवर्क बनाया हुआ है उसको यूज करते हुए उन्होंने रिएक्ट नेटिव का बना दिया। इससे आप अपनी एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। सो हम लोग इसलिए इसको फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये आपको अगर अगर आप वेब से आ रहे हैं तो आपके लिए बड़ा इजी है उसको जंप करना। लेकिन फ्लटर के लिए आपको एक मसला ये है कि आपको डार्ट लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जो कि डिफरेंट हो जाता है। तो अगर आप वेब से आ रहे हैं तो आपको फर्स्ट यू हैव टू लर्न डार्ट। वहाँ पर लर्निंग अब थोड़ा सा ज्यादा होता है, पहले डार्ट लैंग्वेज और फिर फ्लटर की चीजें सीखना, तो वहाँ थोड़ा टाइम लगता है। वैसे अगर आप वेब से आ रहे हैं, रिएक्ट आती है आपको थोड़ी बहुत, जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल सीएसएस आती है, तो रिएक्ट नेटिव इज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस। दैट इज व्हाई कि मैंने रिएक्ट नेटिव चूज करी है। अच्छा, रिएक्ट नेटिव के बारे में थोड़ी बहुत बातें कि ये एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जो कि मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स जैसे मैं बता चुका हूँ, इसका मतलब कि हम लोग एंड्रॉइड एंड आईओएस दोनों के लिए बना सकते हैं। रिएक्ट नेटिव एप्स आर नॉट हाइब्रिड एप्स बट इट रन एंड नॉट रन इन वेब व्यू। ये कोई हाइब्रिड नहीं है कि हमने पीडब्ल्यू बना के लाइक खाली इंस्टॉलेबल करे, इस पे हम लोग प्रॉपर चीजें यूज कर सकते हैं। अच्छा, वाई रिएक्ट नेटिव? तो जस्ट लाइक आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि क्रॉस प्लेटफॉर्म है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है, डेवलपर कम्युनिटी इसकी बड़ी है, इट कीप्स गेटिंग बेटर, क्योंकि इसकी बड़ी कम्युनिटी ओपन सोर्स कंटिन्यूसली वर्किंग हो रही है इस पे, तो ऑब्वियसली अच्छी होती रहती है टाइम के साथ साथ। इट्स यूज्ड बाय मेनी कंपनीज और एक्सलेंट करियर अपॉर्चुनिटीज। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब मुझे ऐप बनानी है तो मैं क्या इस्तेमाल करूँ? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन यूज केसेस के आपका यूज केस क्या है। अगर यूज केस आजकल सारी ऐप बन सकती है रिएक्ट नेटिव फ्लटर पे, आपको नेटिव की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टिल कुछ कंपनीज प्रेफर करती हैं बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस इश्यूज, क्योंकि वो चाहती हैं कि उनका आगे का सोचना होता है कि भाई उन दे कैन अफोर्ड। अच्छा, पहली बात ये कि जब आप जावा पे बना रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वो सिर्फ एंड्रॉइड के लिए बन रही है, देन यू हैव टू हैव डिफरेंट सेट ऑफ डेवलपर्स। तो कॉस्ट बढ़ जाती है उसकी, बिकॉज आपको एक बंदा जावा का चाहिए, एक बंदा स्विफ्ट का चाहिए, या xamarin जो भी है आपको उसका चाहिए। तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी बढ़ेगी बिकॉज डिफरेंट कोड बेसेस होंगे, उनकी मेंटेनेबिलिटी कॉस्ट हाई होगी, इनकी लाइक स्केलेबिलिटी अलग होगी, अलग अलग जगह डिप्लॉय होंगे, तो वो सारे मसले अलग हैं। तो जो कंपनी अफोर्ड कर सकती है वो प्रेफर करती है कि भाई हम लोग वो करें। लेकिन आजकल मेजोरिटी कंपनीज दे आर गोइंग फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स, जिसमें आप जो रिसेंट स्टार्टअप्स भी आप दे सकते हैं, उड़ान हो गया, इट्स बिल्ड ऑन क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप, और भी बहुत सारे हैं ऐप्स जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं। तो इसलिए आजकल बहुत ये इन चल रहा है। अब बहुत सारी कंपनीज जो यूज कर रही हैं रिएक्ट नेटिव, वो के ऑब्वियसली इंस्टाग्राम आपको पता ही होगा रिएक्ट नेटिव पे बना हुआ है, फेसबुक के कुछ कंपोनेंट्स रिएक्ट नेटिव हैं, कुछ नेटिव भी हैं, स्काइप, डिस्कॉर्ड, टेस्ला, एडिडास। अच्छा, तो ऑब्वियसली मैं पहले से बता चुका हूँ कि हमारी जो प्री रिक्विजिट्स क्या होंगी। ऑब्वियसली इट्स एक्सपेक्टेड कि आपको एचटीएमएल सीएसएस तो आनी चाहिए, बिकॉज मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा वाइल डूइंग द कोड, बिकॉज अगर मैं चला गया तो बहुत हम लोग आगे निकल जाएंगे इसमें। एक्मा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट आपको पता होनी चाहिए, ES6 बेसिकली एरो फंक्शंस, मैप के जो रिसेंट हमारे फंक्शंस हैं, मैप फिल्टर वगैरह, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बाकी मैं इसको ऑब्वियसली थोड़ा सा बता दूंगा। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिएक्ट होनी चाहिए, लाइक प्रॉप्स वगैरह, ताकि हम लोग इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और जल्दी से हम लोग अपनी रिएक्ट नेटिव के कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। अभी तक किसी का कोई सवाल है तो लाइक यू कैन अनम्यूट एंड आस्क मी कि हम लोग की कोई एक्सपेक्टेशंस आपकी है इस बूट कैंप से, तो यू कैन ऑब्वियसली अनम्यूट एंड आस्क मी। तो ये था हमारा कि हाँ श्योर Excuse me, I have a question. श्योर श्योर। पहले तो ये है कि मैं एक्चुअली बहरी यूनिवर्सिटी का 6 सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ कंप्यूटर साइंस, एंड मैं जो हूँ ना एक FIP में काम कर रहा हूँ। सो अगर ये जो आइडिया जो है दैट कैन एक्चुअली हेल्प एंड चेंज द कम्युनिटी है, तो हाउ कैन यू इंट्रोड्यूस दैट इनटू योर यूनिवर्सिटी, और किस तरह से मैसेज सबमिट करते हैं, आप इसके बारे में एक्सप्लेन कर ले प्लीज। श्योर। तो बेसिकली अगर आपकी यूनिवर्सिटी में आपका ओन GDSC नहीं है तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप हमारी यूनिवर्सिटी से IB के थ्रू आप यहाँ पर जाएंगे। आपको सबसे पहले मैं लिंक भेज दूंगा, वहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर कि आपको सर्विस सबमिट करना है, कुछ फॉर्म बेसिक सा फॉर्म होगा, एंड देन वहाँ पर फॉर्म में ऑप्शन होगा आपके पास। मुझे वो फॉर्म मिलेगा तो मैं ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। फॉर्म में ऑप्शन होगा, यू हैव टू सिलेक्ट कि आपके पास कोई GDSC है या फिर आप किसी और से कर रहे हैं। सो कैन ऑलवेज अप्रोच मी और एनी अदर GDSC यू वांट, तो आप उनके थ्रू अपनी सोल्यूशन सबमिट करा सकते हैं। ठीक है। एंड कोई डेडलाइन है कि मैं कब तक हाँ सबमिट कर लूँ ये प्रोजेक्ट? बिल्कुल, इसकी डेडलाइन है मार्च, मिड ऑफ मार्च है। सही है, ओके। लेकिन आपको हाँ March 31। ठीक है, लेकिन आप अभी भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अभी किसी ने बनाया नहीं है। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली। रजिस्टर नाउ पे जाएंगे, आई थिंक हाँ ये रहा, ये फॉर्म ये रहा। सो यहाँ पर फॉर्म है आपके पास, हाउ आर यू रजिस्टर्ड, मतलब ये सारी डिटेल्स हैं। इसको फिल करेंगे तो आपके पास फिर ईमेल आती रहेगी, रिमाइंडर्स ईमेल है। ठीक है, सो यहाँ पर ये लिंक मैं शेयर कर देता हूँ चैट में।
सर। जी हेलो। जी सर। सर रिएक्ट नेटिव बेस्ट है या फ्लटर, अगर हम नॉर्मली मतलब दोनों को कंपेयर कर ले? देखिए बेस्ट तो आपको आपको अपने जॉब पे या कहीं भी आपको ना लाइक इट यू कांट लिमिट योरसेल्फ कि मैं रिएक्ट नेटिव सीख जाऊंगा तो मुझे सब कुछ आ गया। मैं आज तक काम कर रहा हूँ, मुझे आई कैन नॉट से कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है और जो क्लाइंट आपको है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर उसको फ्लटर पे बनाना है तो यू कैन नॉट बच अगेंस्ट हिम कि भाई नहीं मैं आपको रिएक्ट नेटिव पे हूँ, कहेगा मुझे नहीं मुझे फ्लटर पे करना है, और वो कहेगा आपको मुझे रिएक्ट नेटिव पे करना है, तो यू कैन नॉट बच। तो क्या अच्छा यू कैन मेक एवरी काइंड ऑफ एप्स विद बोथ द प्लेटफॉर्म्स, रिएक्ट नेटिव से भी सारी काइंड ऑफ सारी ऐप बन जाती हैं और फ्लटर से भी बन जाती हैं। अब ये आपके ऊपर है कि अगर आपको अपनी ऐप बनानी है तो क्या चूज करना है, तो ये आपके ऊपर है, आपको क्या आसान लगता है। इफ यू आर कंफर्टेबल विद जावास्क्रिप्ट वगैरह तो ऑब्वियसली यू विल प्रेफर रिएक्ट नेटिव, बट इफ यू आर कंफर्टेबल विद मोर कि आपको डार्ट सीखना है प्रॉपर तरीके से और उस क्लास बेस पे काम करना है तो यू विल प्रेफर फ्लटर। तो फ्लटर में कुछ चीज़ें आसान भी हैं, लाइक यूआई बनाना वहाँ बहुत सिंपल भी है, तो हो सकता है वो प्रेफर करें। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। परफॉर्मेंस वाइज मोस्टली दोनों सेम ही है, बट फ्लटर थोड़ा सा इंप्रूव कर रहा है, लेकिन रिएक्ट नेटिव भी ऑब्वियसली इसके अपने वर्जन्स के साथ ओपन सोर्स कम्युनिटी की जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इंप्रूव कर रहा है। जी सर, असल में सर इसको फ्लटर में खुद जो है फ्लटर नहीं सॉरी रिएक्ट नेटिव जो है तकरीबन 1 साल से इस पर काम कर रहा हूँ, और मुझे बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है क्योंकि मैं मैंने मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आई है बीच बीच में, तो मैंने गिटहब पर और जो स्टैक ओवरफ्लो है उस पर भी मतलब मैंने अपने प्रॉब्लम जो है वो सबमिट किए है, लेकिन उसकी कुछ आंसर जो है वो मुझे नहीं मिल सकी, जो जो मैं चाहता था वो नहीं मिल सके मुझे। यहाँ पर मैं जिधर पर रहता हूँ यहाँ पर कोई है भी नहीं ऐसा बंदा जिससे मैं डायरेक्टली सीख सकूँ, क्योंकि ऑनलाइन में आपको पता है कि वीडियो से सही सही तरीके से जो है लर्निंग नहीं होती। अगर मैं लर्न करने की कोशिश करता हूँ, बीच में मुझे कोई प्रॉब्लम आती है या मेरे ज़हन में कोई क्वेश्चन आता है, तो कोई बंदा मेरे सामने फिजिकली होता नहीं जिससे मैं वो पूछ सकूं। तो ये एक मसला आ रहा था मेरे लर्निंग स्टेज में, जब मैं मतलब रिएक्ट नेटिव डायरेक्टली सीख रहा था। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जावास्क्रिप्ट कुछ भी नहीं किया था, डायरेक्टली रिएक्ट नेटिव में ही कूद पड़ा क्योंकि मुझे लगा था कि ये इजी होगा, आसान होगा। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, लेकिन जब डीप में चला गया और मैं मतलब नहीं कर पा रहा था उसे, तो मैंने वापस जो है मतलब रिवर्स लगाया और जावास्क्रिप्ट की तरफ आया। जावास्क्रिप्ट की अभी रिएक्ट भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि मतलब फ्लटर जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। अगर हम ग्रोथ के हिसाब से देख ले, वो लर्निंग में भी इजी है। मैं खुद रिएक्ट नेटिव अभी कर रहा हूँ, इसी वजह से यहाँ आया हूँ कि आपसे कुछ सीख सकूं, लेकिन फ्लटर जो है वो ग्रोथ के हिसाब से बहुत जी, आगे जी, चल रही बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। मैं ऐसे डिनाई नहीं करता। ऑब्वियसली गूगल बैक टेक्नोलॉजी है और वो आगे बढ़ रही है। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें आपको डेस्कटॉप ऐप्स भी मिल रही हैं, मैक ओएस ऐप्स भी मिल रही हैं, एक ही कोड बेस पे वेब भी मिल रहा है। डेफिनेटली जी फ्लटर आगे बढ़ रही है, लेकिन ऑब्वियसली मैं ये कह रहा हूँ कि लाइक व्हेनेवर आपके पास कोई क्लाइंट आ गया तो लाइक अगर आपको किसी में प्रोजेक्ट बेस्ड काम करना है, कंपनी में जाना है, तो यू कैन नॉट लाइक से अगर वहाँ पर प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है रिएक्ट नेटिव, बट यू हैव टू वर्क ऑन इट ना। तो यहाँ पर हम जी लोग सिखा रहे हैं। ऑब्वियसली फ्लटर भी आगे चल के सेशंस में हम लोग करा देंगे अगर लोगों की डिमांड होगी, बट फॉर नाउ हम लोग यहाँ पर रिएक्ट नेटिव है। आई होप कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस सेशन से आपको क्लियर हो सके। तो डेफिनेटली जी फ्लटर इज आल्सो ग्रोइंग, बट रिएक्ट नेटिव कांट डाई बिकॉज बहुत सारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एप्स रिएक्ट नेटिव पर ही हैं, सो यू कैन नॉट लाइक टेक अवे कि रिएक्ट नेटिव खत्म हो गई है, बिकॉज इट विल ऑलवेज जी। स्टे देयर। ओके सर। सर अनदर क्वेश्चन, जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो जो है, एंड्रॉयड स्टूडियो में बेसिकली हम जावा में कोडिंग करते हैं ना अबाउट द मोबाइल ऐप, राइट? सो उसकी जो एक मेन रिक्वायरमेंट हो जो काफ़ी बड़ा कंस्ट्रेंट फॉर मोस्ट लर्निंग स्टूडेंट्स ये था कि इट्स अ वेरी हैवी एप्लीकेशन, तो उसके इंस्टॉलेशन में एक रिक्वायरमेंट ये है कि योर लैपटॉप शुड मस्ट हैव एट लीस्ट और मोर देन 8 GB ऑफ रैम। तो डेफिनेटली। अगर रिएक्ट नेटिव की अगर हम कोर्स पढ़ेंगे तो क्या ऐसे कोई रिक्वायरमेंट है कि हमारे हार्डवेयर में क्या होना चाहिए? क्या इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? डेफिनेटली। सो जब भी आप कोई ऐसी रिक्वायरमेंट जो हैवी रिसोर्सफुल है, क्योंकि एमुलेटर चलते हैं वगैरह वगैरह ना, तो ऑब्वियसली इट इज़ प्रेफर्ड कि आपके पास लाइक एसएसडी हो लगी हुई, प्रेफरेबल है, बट अगर नहीं है तो भी चल सकता है। और 8 GB रैम तो आई थिंक यू शुड हैव अगर डेवलपमेंट में जाना है तो, बिकॉज 4 GB भी काम हो जाएगा मुझे पता है, लेकिन जैसे आप प्रोजेक्ट्स पढ़ते रहेंगे और वो क्योंकि नोड मॉड्यूल्स के साथ साथ आते हैं, तो इट्स बेटर टू हैव एन 8 GB रैम एंड तो 256 मिनिमम आपके पास एसएसडी हो, तो इट विल वर्क रियली रियली वेल फॉर द एंड्रॉइड स्टूडियो। वहाँ तो और इसके बाद भी आपको मसला ये आएगा क्योंकि वो जो ग्रिडल बिल्ड करता है एंड्रॉइड स्टूडियो इट्स वेरी वेरी हैवी, तो इसलिए भी उनके लिए तो आपको लाइक अच्छी स्पेक्स चाहिए अगर आपको एंड्रॉइड पे ही काम करना था जावा पे। लेकिन फॉर द रिएक्ट नेटिव इसके लिए आपका काम चल जाएगा अगर आपके पास थोड़े कम स्पेक्स भी हैं। ठीक है।
सो या लेट्स मूव फॉरवर्ड। किसी का और सवाल नहीं तो हम लोग सीधे चलते हैं हम लोग अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के सेटअप पे। तो हमें क्या क्या चाहिए रिएक्ट नेटिव के लिए? तो रिएक्ट नेटिव के लिए हमारे पास सबसे पहले ये इंस्टॉल होना चाहिए नोड जेएस। नोड जेएस को आप इंस्टॉल करने के लिए क्या है, node.js.org/en/download पे जाइए, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ चैट पे। अब कुछ चीज़ें मैं भी आपको बता देता हूँ जब तक ये लिंक भी शेयर कर रहा हूँ। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि पहले तो मैं सोचा था कि मैं कुछ सब बना के आऊँ कोड वोड यहाँ पर सिर्फ डिलीवर कर दूँ, बट आई थॉट कि दैट्स अ वेरी बैड वे, बिकॉज उससे ये होगा कि मैं सिर्फ चीज़ परफेक्टली आपको दिखा रहा हूँ कि भाई ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। जब आप ऐप बनाते हैं तो आप मुख्तलिफ प्रॉब्लम से लाइक गुजरते हैं, एंड आई वुड वांट कि जो प्रॉब्लम से मैं गुजरूँ वो आप देखें एंड हाउ आई रिजॉल्व दैट, बिकॉज दैट इज द मेन पार्ट ऑफ लर्निंग। और दूसरी बात जो कि डिफरेंट है कि आप यूट्यूब वगैरह से भी सीख सकते हैं, जो वो ये है कि मुझे किसी ने कहा कि रिकॉर्ड कर लें, वो रिकॉर्ड हो गई है, बट आई विल नॉट पोस्ट दैट वीडियो वेरी वेरी सून। उसकी वजह ये है कि वो इंटरेक्शन नहीं रहेगा, बिकॉज जैसे कि अभी इंटरेक्शन होगा, किसी को कोई मसला आता है तो वो पूछ सकता है, वरना तो रिकॉर्डिंग्स मुझसे बेटर लेक्चर्स और अवेलेबल ऑन यूट्यूब और वहाँ से आप सीख सकते हैं। बट द प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी मोटिवेशन वहाँ नहीं रहती है, एंड व्हेन यू सी यार कि आपके साथ कोलीग्स साथ में करेंगे, प्रोजेक्ट्स करेंगे, सो यू विल डेफिनेटली गेट मोटिवेटेड, आपको सीखने मिलेगा। एंड प्लस दूसरा प्लस पॉइंट ये कि यू कैन ऑलवेज आस्क डायरेक्टली जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो कि भाई ये मसला आ रहा है, सो यू कैन आस्क इन सेशन, और सेशन के बाद भी आप पूछ सकते हैं। मैं 2-3 आपको बता दूंगा जो वॉलंटियर्स होंगे जो कि ग्रुप में भी आपको आंसर करते रहेंगे। तो मैंने भी कुछ लिंक शेयर करी हुई है नोट जेएस की, इसको डाउनलोड कर लें अगर आपने नहीं किया अभी तक, अगर है तो गुड इनफ। और साथ में गिट को भी डाउनलोड कर लें। गिट में भी आपको आपके पास जो भी मशीन है विंडोज मैक और लिनक्स, तो यू कैन डाउनलोड दैट। अच्छा किसी का सवाल है? हाँ जी भाई इरफान भाई बोले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बीच में ये बात कर रहा था कि अगर किसी क्वेश्चन जस्ट ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स, आप कंटिन्यू करें सेशन के साथ, इफ आई एम अनएबल टू आंसर दैट, आप बाद में जवाब दीजिए। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हाँ कमेंट बॉक्स में डाल दें जो भी सवाल हो आपके, और जो टीम है आपको जवाब देती रहेगी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम लोग आगे चलते हैं सेशन की तरफ। तो बेसिकली यू हैव टू डाउनलोड नोट जेएस, सही है। नोट जेएस का आप एक स्टेबल वर्जन ही करेंगे डेफिनेटली, और गेट डाउनलोड कर लें। वंस यू डाउनलोड दैट तो आप क्या करेंगे अपने चेक करने के लिए कि सही डाउनलोड हो गया है, बिल्कुल इस नॉर्मल इंस्टॉलेशन में कुछ भी आपको इसमें चेंज नहीं करना है, बस नोट जाके चेक कर लें कि आपके पास डाउनलोड हो गया। तो आपके पास जहाँ पर उसका वर्जन आ जाएगा, इसका मतलब है कि यू हैव नोड नाउ, सही है। तो गिट भी आपके पास डाउनलोड हो गया होगा, तो आप गिट भी चेक कर सकते हैं। खैर गिट कभी ऐसा चलता है ही नहीं, हाँ ठीक है। तो गिट भी आप डाउनलोड करके ऐसे चेक कर सकते हैं। ये थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई थी। ठीक है, गिट का वर्जन भी है मेरे पास। तो इस तरीके से जो जब 2 चीज़ें आप डाउनलोड कर लेंगे, बाकी आगे जो होगा मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, अब हम चलते हैं रिएक्ट नेटिव की तरफ। सबसे पहले ही सही है। तो मैं शुरू से सर्च करता हूँ ताकि आपको सर्च करना भी सीखा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सर्च करना भी है। बहुत सारे लोग उसे गलत समझते हैं, बट हमें यहाँ पर गूगल करना ही नहीं आता है। सबसे पहले हम चलते हैं रिएक्ट नेटिव की डॉक्स की तरफ। अच्छा मैं चाहूँ तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कैसे हो रहा है, लेकिन द थिंग इज के यू नीड टू नो कि कैसे हो रहा है। आप कहीं भी यूट्यूब पे चलें वो भी आपको ये खोल के बैठ जाएगा कि भाई ट्यूटोरियल से पढ़ो, लेकिन हम लोग खुद नहीं पढ़ते हैं। सबसे गलत बात यही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम रिएक्ट नेटिव हमें सीखना है। तो हम लोग को सबसे पहले इंस्टॉलेशन करनी थी, तो इन्वायरमेंट सेटअप करना था। तो हम यहाँ गए इन्वायरमेंट सेटअप पे। अच्छा 2 चीज़ें हमारे पास यहाँ पर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है रिएक्ट नेटिव CLI, एक होता है एक्सपोज CLI। फॉर द लर्निंग पर्पसेस मैं रिकमेंड करूंगा और मैं करवाऊंगा भी यही अभी आपको एक्सपो पे कराऊंगा। एक्सपो पे ये फायदा है कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन जल्दी सेटअप हो जाएगी, और रिएक्ट नेटिव के लिए एक एडिशनल काम करना पड़ता है जो कि बहुत सारे लोगों के मसला आएगा, मुझे पता है। वो पाथ सेट करना है, एंड्रॉइड स्टूडियो भी जाना पड़ेगा, जावा डाउनलोड करना पड़ेगा, तो थोड़े बहुत काम हो जाएंगे, तो वो थोड़ा सा मसला हो जाएगा, बट कोड वही रहेगा। सो whenever you want to shift from expo to react native CLI, तो आपको कुछ नया कुछ नहीं सीखना, सिर्फ एक दफा कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ेगी, जो कि रिएक्ट नेटिव CLI की है, जो आपको मिल जाएगी पूरी लिखी हुई है, विंडोज के लिए अलग, एंड्रॉइड के लिए अलग, मैक ओएस के लिए अलग। तो वो मसला नहीं है, बट एक्सपो इज वेरी फास्ट सेटअप, लर्निंग के लिए बहुत अच्छी है। तो आई विल प्रेफर एक्सपो फॉर नाउ। ठीक है, तो ये मैंने कहा क्लियर कर दूं। अच्छा वो अभी कुछ सवाल आ रहा होगा कि भाई इंडस्ट्री में क्या यूज होती है। इंडस्ट्री में डेफिनेटली वो CLI यूज करते हैं, क्योंकि वो डिफरेंस कुछ भी नहीं है। मैं आपको दिखा भी दूंगा कि क्या चीजें आ जाती हैं अगर हम लोग CLI से प्रोजेक्ट क्रिएट करें या एक्सपो से क्रिएट करें। ठीक है, अब इसमें फायदा ये भी है कि मैं वेब पे रन कर सकता हूँ अपना प्रोजेक्ट को, तो मुझे अपना एमुलेटर भी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, तो लेस लोड ऑन माय लैपटॉप। इसलिए मैं कह रहा था कि 4 GB भी काम हो जाएगा आपका, लेकिन मैं आपको एमुलेटर भी दिखा दूंगा ताकि लोगों को भरोसा आ जाए कि ये हम लोग मोबाइल ऐप ही बना रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले अगर आपके पास जैसे आप जाएंगे, आपने इंस्टॉल कर लिया नोड, सही है, और गिट इंस्टॉल कर लिया, तो आपके पास एक पैकेज मैनेजर आ जाता है बाय डिफॉल्ट, जिसको हम कहते हैं NPM, नोड पैकेज मैनेजर। नोड पैकेज मैनेजर इसको समझ लेंगे, ये आपकी हमेशा हेल्प करेगा। जब भी आपको कोई पैकेज या कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी, तो आप
नोड का यूज़ करेंगे या यान का। यान आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैं यान यूज़ करूँगा, लेकिन आप नोड यूज़ करें फिलहाल, सही है। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको कॉपी किया और CMD खोलना है। CMD कैसे खोला मैंने, यहाँ जाके CMD लिखा और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये आपको ग्लोबली, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आपको पास ही, इसका मतलब क्या है, इंस्टॉल कर दो एक्सपोज CLI को ग्लोबली, -G का मतलब ग्लोबली, मतलब आपके जब भी आपको बार बार इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, वन टाइम के लिए आपके मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप करने का, उसको एंटर कर देंगे, इसको एंटर कर देंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। सही है, उसके बाद आप क्या करेंगे, मैंने एक डायरेक्टरी बनाई हुई है अपनी सेशन 1 की, इसको मैं गिट की पूरी मेंटेन कर दूंगा। तो यहाँ पर जाके बस मैं एक काम करता हूँ, गिट बैश खोल देता हूँ। अच्छा, गिट बैश CMD एक ही बात है आपको, जो बल्कि मैं CMD खोल दूँ ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो मैंने इस डायरेक्टरी के अंदर, इस पाथ के अंदर, अच्छा मुझे यहाँ पर बता दें कि लाइक यहाँ पर मोस्टली CS वाले आए हैं या फिर कुछ दूसरे बैकग्राउंड से भी आए हैं, कि मैं कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी में बोल जाऊंगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। CS के बैकग्राउंड। कोई ऐसे, कोई ऐसे जो CS का नहीं है तो अभी बता दो प्लीज। CS के तो हैं, लेकिन फिर भी काफी फायदेदार हैं। अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल मैं चाहूंगा कि अगर मैं कुछ फास्ट निकलना, बिकॉज कुछ चीजें मेरे लिए बहुत अभी आम हो गई है, तो ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि सबके लिए, बट ऐसा नहीं होता है। यू कैन ऑलवेज टेल मी कि यार मुझे ही ना ये बात समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, तो आई कैन ऑलवेज स्लो डाउन। अभी मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन मैं स्टिल बता रहा हूँ। तो आपने कहाँ से मुझे मिस किया था मुझे बता दें, तो मैं वहां से कंटिन्यू कर लेता हूँ। जो कमांड लाइन पे आपने कमांड लिखा था npm इंस्टॉल वाला, तो वो मेरे पास पता नहीं क्यों काम कर नहीं रहा। अच्छा, तो आपने नोड इंस्टॉल कर लिया था पहले? हाँ, मैंने नोड इंस्टॉल कर लिया है। चेक किया नोड -- वर्जन के नोड हाँ, इंस्टॉल नोड किया? माइनस करके चेक भी कर लिया कमांड अच्छा, लाइन पे। तो अभी आप एक रिएक्ट नेटिव का डॉक खोलें, सही है? क्या खोलूं? ये रिएक्ट नेटिव का डॉक्यूमेंटेशन खोलें और मैं इसकी लिंक शेयर कर देता हूँ चैट पे, ठीक है? अच्छा, कोई कोड अलोंग करना चाहता है उसकी मर्जी है, और नहीं करना चाहता तो आज भले एनवायरनमेंट सेटअप करने के बाद नेक्स्ट टाइम से कोड अलोंग कर ले, इट्स ऑल अप टू यू। ये मैंने छोड़ा हुआ, सही है? कोई हाई लाइक वो नहीं है, मसला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि पहले सुकून से देखें कि क्या हो रहा है और बाद में जाएंगे इसको दोबारा देख के और फिर करें, तो दैट्स ऑल अप टू यू। बट इफ यू वांट टू कोड अलोंग, यू कैन आल्सो कोड अलोंग। ठीक है, अब मैं आज का और नेक्स्ट क्लास सेशन का पेस पर स्लो होगा, बट उसके बाद थोड़ा हम लोग तेज जाएंगे बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा कवर करना है। ठीक है, तो अच्छा, सबसे पहले अगर आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन खोलने के बाद एक्सपोज CLI के टैब पे क्लिक करें एंड देन यू कॉपी दिस, और उसके बाद सिर्फ इसको पेस्ट कर दें यहाँ पर। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये एंटर करने के बाद ये चलेगा, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, ये करने के बाद ना, उसके बाद मैं आपको जो भी डायरेक्टरी में जाना है जाएं, सही है? वहाँ पर आपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना है। इसकी कमांड है एक्सपो इनिट, के बाद अब जैसे यहाँ लिखी हुई है एक्सपो इनिट ऑसम प्रोजेक्ट, इसका मतलब है इनिशियलाइज इनिट। एक्सपो एक कीवर्ड है और ये ऑसम प्रोजेक्ट का नाम है। तो मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम अभी फिलहाल दे देता हूँ। हम लोग टू डू ऐप पे काम करेंगे, तो टू डू ऐप से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो एक्सपो इनिट टू डू ऐप, सही है? तो अब ये कुछ खुल रहा है मेरे सामने टेम्पलेट, मैं कह रहा हूँ ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, ब्लैंक टाइपस्क्रिप्ट, ब्लैंक टाइप। मैं सिर्फ बोला सादा, मुझे एक टेम्पलेट बना कर दे दो बस। ठीक है, तो ये बना रहा है। सो व्हाइल इट इज इंस्टॉलिंग, अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझे बताए, और यहाँ तक किसी को कोई मसला आ रहा है तो भी बता दे। एक डाउट है, असल में मैंने इससे पहले जो है मैं रिएक्ट सीख रहा हूँ, तो आप मुझे एक साथ से कंपैरिजन भी दिखाते थे क्या ये रिएक्ट? बिल्कुल जी डेफिनेटली मैं पढ़ा रहा हूँ, जब मैं करा रहा हूँ कोड पे, तो मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ कि भाई ये रिएक्ट में था, ये हम लोग रिएक्ट नेटिव में थोड़ा सा ये चेंज है, तो वहाँ पर मैं खुद ही कर रहा हूँ, उसकी मसला नहीं। अभी तक तो आपको मोस्टली सेम ही लग रहा होगा कि हम लोग पैकेज इंस्टॉल करते हैं, रिएक्ट में भी करते हैं, इसमें भी कर रहे हैं। वहाँ पर हम लोग npx create react app करते हैं, यहाँ पर हम लोग expo init करते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये फर्क था। अभी इंस्टॉल हो गया, ठीक है, हमारे पास एक पैकेज इंस्टॉल हो गया। अच्छा, यहाँ पर खुद ही स्टेप बता रहा है कि भाई cd करें। अच्छा, ये कुछ कमांड लाइन की हैं। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। मैं वो भी बता दूंगा, कुछ लोगों को नहीं, कुछ सेकंड ईयर के कुछ फ्रेशमैन भी हैं में, तो चाहूँगा उनको भी थोड़ा बता दूं, नहीं पता होता उस टाइम पे तो इट्स फाइन। तो cd का मतलब चेंज डायरेक्टरी, और मैं जा रहा हूँ टू डू ऐप के अंदर। ठीक है, अब मैं टू डू ऐप में आ गया। मैं यहाँ अपना, अच्छा हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग कोड एडिटर यूज़ करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड, सही है? सारी डेवलपमेंट उस पर करेंगे बिकॉज वो लाइट वेट है और आपकी डेवलपमेंट बड़ी स्मूथ रहती है इसमें, एटलीस्ट फॉर मी। ठीक है, तो अगर ये भी इंस्टॉल नहीं है आपके पास, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको भी इंस्टॉल कर लें। कहाँ से करेंगे? VS कोड डाउनलोड लिखें बस, ये वाला ही है आई थिंक, हाँ ये वाला है। इसको आप डाउनलोड कर लें, विंडोज़ पे हैं और Ubuntu के लिए और उसके लिए। ठीक है, अच्छा हमारे पास अब आ गया। सबसे पहले हम लोग इसको स्ट्रक्चर समझ लेते हैं।
हमारे पास कुछ फाइल्स क्रिएट हो गई, एसेट्स की फाइल आ गई, इसमें आपके बेसिकली आपने देखा होगा मोबाइल के आइकॉन्स वगैरह होते हैं ना, तो ये डिफॉल्ट आइकन आ गया है, सही है, ये icon.png, ये स्प्लैश स्क्रीन जो आपने, हम जब कोई भी ऐप क्लिक खोलते हैं, हमारे पास कोई भी ऐप पड़ी हो, फेसबुक हो, तो हमारे पास एक ब्लू कलर की स्क्रीन आती है, उस पर एक लोगो आता है, तो ये हमारा डिफॉल्ट जो लोगो ये बना हुआ आएगा हमारी ऐप के अंदर अभी फिलहाल। और ये हमारा स्टार्टर कोड है, जो कि हमारा मेन कोड जहाँ से रन होगा ना, ये वो है, ठीक है। और ये हमारे पास, इसको रिएक्ट से आया हुआ, पता ही है कि हमारे पास नोड मॉड्यूल्स की बहुत बड़ी फाइल होती है, तो यहाँ पर हमारी सारी लाइब्रेरीज आती रहती हैं और हम यहाँ पर इंस्टॉल होती रहती है, तो ये वो है। और मेन जो चीज़ है यहाँ पर हमारी पैकेज ऑडिशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना थोड़ा। यहाँ पर जो भी हम लोग इंस्टॉल करते रहेंगे, फॉर एग्जांपल अभी मैंने भी एक्सपो किया हुआ है, तो एक्सपो आ गया, रिएक्ट यहाँ पर आ जाता है खुद ही, रिएक्ट नेटिव हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो आ जाएगा। जैसे ही हम लोग और भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे, तो वो इसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आते रहेंगे। कुछ स्क्रिप्ट्स है हमारे पास कि हमें प्रोजेक्ट रन करना है, तो npm start जो कि रन करेगा एक्सपो स्टार्ट को। अगर हमें एंड्रॉइड पर रन करना है तो npm run एंड्रॉइड हो जाएगा। इस तरीके से iOS के लिए भी है, वेब के लिए भी है, ठीक है। तो अभी हम बिना कुछ किए अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने बता दिया कि मैं यान यूज़ करूँगा, चलो मैं npm यूज़ कर लेता हूँ ताकि कुछ लोगों को मसला ना हो। अच्छा, ये आपने कमांड इंटीग्रेट टर्मिनल कैसे खोला, या तो आप यहाँ एक से डाउट है, यार एक डाउट है। जी बोले। जिस तरह से हम रिएक्ट में काम करते हो, तो हम npm स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर वेबसाइट में वो नजर आता है कि एक डिफॉल्ट जो वेबसाइट की जो सेटअप बना हुआ है वो अगर है, तो हाँ, इसकी जो इसमें अगर भी आप है, इसमें भी जी है वो डिफॉल्ट। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग, मैंने यहाँ पर टर्मिनल खोला, किसी को नहीं पता तो यहाँ से टर्मिनल खुल जाता है। इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल और बैकटिक, कंट्रोल और हाँ बैकटिक वाला जो बटन है टॉप पे होता है, उसको आप क्लिक करके खोल सकते हैं टर्मिनल। अच्छा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ npm स्टार्ट, ठीक है। इसके 2-3 कमांड है, npm स्टार्ट से भी रन हो जाएगा, यहाँ पर एक्सपो स्टार्ट से भी हो जाएगा, यान से भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी फिलहाल npm स्टार्ट ही किया है, क्योंकि मैंने एक्सपो यूज किया हुआ है, मैंने पहले ही बताया, मैंने CLI यूज नहीं किया हुआ, तो ये मुझे अब देखिए, ये एक वेब का एक अच्छा सा वो खोल के देगा मुझे। एक्सपो एक रैपर बना हुआ है जो कि बहुत इजी फॉर लर्निंग है, बड़ा सिंपल है। अब यहाँ पर मुझे ऑप्शन आ रहे हैं बहुत सारे कि आपको भाई एंड्रॉइड डिवाइस पर चलाना है, iOS पर रन करना है। iOS पर नहीं होगा मेरे पास, बिकॉज ये विंडोज मशीन है, ये आपको पता ही होगा, जो डेवलपर्स हैं उसके लिए मैक OS चाहिए होता है, तो दैट्स द ओनली थिंग यू नीड। और थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है एक्स कोड के थ्रू। अच्छा, उसको असाइड दैट हम लोग एंड्रॉइड पे रन कर सकते हैं, बट मैं भी नहीं कर रहा, मैं वेब ब्राउजर पे खोल रहा हूँ। इसकी वजह है ताकि हमारे पास चीज़ें फास्ट फास्ट हों, और कंप्यूटर में लैगिंग तो नहीं आती, बट स्टिल आई वुड वांट के बहुत चीज़ें खुली हुई हैं तो मसला ना हो, ठीक है। बट एंड में मैं आपको दिखा दूंगा मोबाइल पे भी। अब ये प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट इतना टाइम मिलेगा इतना में एंड्रॉइड का ग्रेडल बिल्ड में लगता है, 2 मिनट में हो जाएगा ये। ठीक है, ये हमारे पास खुल गया। मैं इसका व्यू भी सेट कर देता हूँ मोबाइल के लिए, ताकि देखने में भी आपको लगे कि मोबाइल पे ही काम कर रहे हैं, बट ये वेब भी बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्टार्टर प्रोजेक्ट बना गया। मैं चाहूंगा कि इसको पूरा भी उड़ा दूंगा, मैं शुरू से करेंगे हम लोग, लेकिन मैं, ये है हमारे पास जो कोड होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट सबको, ECMAScript तो सबको आप पता ही है ना मोस्टली, या किसी को भी नहीं पता है, एनीवन? तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सबको ECMAScript पता ही है, तो आई जस्ट नाउ गो वेरी फास्ट थोड़ा थोड़ा जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन खोल के रखूंगा ताकि कुछ भी हो तो आप यहाँ रेफर कर सकते हैं कि यहाँ से हो रहा है। तो मैं इस कोड को पूरा उड़ाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं, हम लोग क्या करते थे उसके अंदर, जो हम लोग रिएक्ट में काम करते थे उसमें हम लोग यूज करते हैं div। यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं व्यू। हर चीज व्यू के अंदर होती है, व्यू के अंदर होती है तो वो पढ़ पाता है, वरना नहीं पढ़ सकता, ठीक है। सबसे पहले हमने किया कि कुछ भी नहीं, हमने एक व्यू को इम्पोर्ट किया फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। अच्छा, सबसे पहले एक और चीज मैं आपको कहूंगा कि ना, मैं कुछ शॉर्टकट भी यूज करूंगा, तो इट्स बेटर कि आपको भी से बता दूं। आप यहाँ पर लिखें रिएक्ट नेटिव, ठीक है। तो कुछ आएंगे ES7 के, इसको इंस्टॉल कर ले। मैंने क्या क्या इंस्टॉल किया हुआ है, एक्सटेंशंस, हाँ इंस्टॉल मैंने क्या क्या किया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कुछ किया हुआ है, वो स्निपेट्स का किया हुआ है, रिएक्ट नेटिव का स्निपेट्स, हाँ सिंपल रिएक्ट स्निपेट्स, रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स। इससे क्या होगा कि मैं कुछ कमांड लिखूंगा शॉर्टकट, लेकिन मैं दिखा भी देता हूँ आपको ना। ये रिएक्ट के लिए है, लेकिन रिएक्ट नेटिव के लिए भी ऐसी कुछ लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल करी हुई, वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर लिखें खाली बस रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स समथिंग। स्निपेट्स क्या होते हैं कि आपको इतना पूरा कोड जो बॉयलर प्लेट है वो खुद ब खुद आ जाएगा। ये रहा, ठीक है। शायद नहीं, मैंने कुछ और किया हुआ, बट मैंने किया हुआ, ठीक है। तो उससे ना ये सारा कोड ना जो बॉयलर प्लेट है वो खुद ही आ जाएगा, बट मैं अभी फिलहाल खुद ही करता हूँ। अच्छा, अब हमने कर लिया सही है। उसके बाद हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया। हमारी ये जो फाइल, इसका नाम ऐप है। तो हमने, या तो हम लोग नॉर्मल फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट बनता है उससे भी कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर ये वाला करता हूँ ना, एरो फंक्शन। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक व्यू रिटर्न कर रहा हूँ। व्यू इज जस्ट लाइक अ डिव इन, जो हम लोग वेब पे करते हैं। अब इसके अंदर हमें कुछ लिखना है।
अच्छा अगर वेब पे होता था मैं कुछ भी लिखूंगा ना तो ये लिख देता, सही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, मैंने लिख दिया। अब मैं दिखाता हूँ कि प्रोजेक्ट क्या हो गया, कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर अगर मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है तो बल्कि एरर आ गया कि भाई ये ऐसा नहीं लिख सकते आप। और दूसरा है कि मुझे इसको ये भी करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। एक्सपोर्ट ये कि आपने बता दिया कि भाई ये आपकी ऐप आपने आपका फंक्शन है, फिर आपको यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो, और ये एक्सपोर्ट करके कहाँ जाएगा, ये फिर रन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब सीन ऐसा होता है कि आप ये टेक्स्ट तो शो हो रहा है, सही है, लेकिन ये मसला ये है कि आप रिएक्ट नेटिव में ऐसा शो नहीं करते। यू आपका हर चीज एक अलग कंपोनेंट है, रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट है। अभी शायद यहाँ पर वेब पे दिख रहा है बट मोबाइल पे दिखेगा नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कि एक जो बिल्ट इन कंपोनेंट है रिएक्ट नेटिव का, आपको यहाँ दिख भी जाएगा अगर मैं सर्च करूँ। पहले मैं कंपोनेंट्स खोल लेता हूँ ताकि कंपोनेंट्स पे आ गया। सबसे बेसिक कंपोनेंट है हमारे पास टेक्स्ट का, ठीक है। अभी टेक्स्ट को मैंने यहाँ पहले इंपोर्ट करना है, इसको मैं कहाँ से इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं रिएक्ट नेटिव की लाइब्रेरी से कर रहा हूँ। ये रिएक्ट नेटिव का एक नेटिव कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है जो कि मोबाइल ऐप्स के लिए होते हैं ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर डाल दिया एक टेक्स्ट का कंपोनेंट और मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो जैसे ये रिफ्रेश भी हो रही है ऑटोमेटिकली और मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ गया टेक्स्ट, ठीक है। अभी तो बिल्कुल बेसिक से कुछ भी नहीं किया मैंने, अभी तो मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ कि हमारे पास क्या क्या नेटिव कंपोनेंट्स हमारे पास रिएक्ट नेटिव में है। एंड देयर आर टन्स ऑफ कंपोनेंट्स। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ को लाइब्रेरी में हमारे पास क्या क्या है, एक्टिविटी इंडिकेटर जो कि हमारे पास जो गोल गोल घूमता हुआ आता है ना, ये अगर यहाँ लोड हो जाएगा तो आपको एग्जाम्पल भी दिख रही होगी। ऐसे इस तरीके के इंडिकेटर्स हैं। बटन्स है हमारे पास, जो जो क्लिक करते हैं। फ्लैट लिस्ट लिस्ट है, लिस्ट हमें कुछ बनानी हो हमारी इस तरीके से, इमेज हमें लगानी हो, ये सारे कंपोनेंट्स बने बने हमें इनको यूज करना है किस तरीके से ये हमें देखना है। इमेज का बैकग्राउंड इमेज लगानी हो, मोडाइल है, प्रेसेबल है, ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हम सबको तो एक्सप्लोर मोस्टली करेंगे, लेकिन कुछ आपको खुद भी करने पड़ेंगे, ट्राई करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपके पास सैंपल कोड दिया हुआ है, यू कैन ऑलवेज लाइक कॉपी पेस्ट इट और चल जाएगा आपके पास, सही है। तो इस तरीके से आपकी लर्निंग भी अच्छी होगी। अच्छा अब आप देख रहे हैं कि ये पूरा कोने में इधर आ रहा है, सही है। तो हमारे पास जब हम मोबाइल में यूज करते हैं तो एक हमारे पास होता है कि टॉप एक नॉच होता है। आईफोन की बात करूं मैं, आईफोन में तो अभी फिलहाल इसमें वैसे दिखने जैसे मैं चाह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आईफोन खोलूंगा ना यहाँ पर तो एंड्रॉइड भी खोलूंगा तो एकदम कोने में चिपका हुआ आ रहा होगा टॉप पे। तो हमें इसको अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं सेफ एरिया व्यू। सेफ एरिया व्यू क्या होता है, इसको ऑलरेडी इस कंपोनेंट को जो होता है ऑलरेडी पता होता है ये यहाँ से इम्पोर्ट होगा। अच्छा इसका जो भी क्लोजिंग होगा ना, ओपनिंग जो भी हमारा होगा ना कंपोनेंट का क्लोजिंग भी होगा, तो हमें इनके ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में काम करना है। अब सेफ एरिया व्यू ये बता रहा है कि भाई आप जो सेफ एरिया व्यू जो आईफोन का होता है नॉच से लेके और ये वाला व्यू से लेके ये वाला व्यू, इसको छोड़ के वहां से आप आगे से लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। मैं इसको कोड को सेव करता हूँ। तो भले आपको यहाँ से फर्क ना दिखे बट ये आईफोन में जब यूज करेंगे तो ये कट नहीं रहा होगा, आपको प्रॉपर टेक्स्ट ऐसे ही आ रहा होगा, ठीक है। सर तो ये एक तो दोनों में यूज होता है, जी मतलब iOS और एंड्रॉइड दोनों पर ये सेफ? दोनों में सेफ एरिया वो ये जो कोड इसका लिखा हुआ है ना, अगर इसके जी अंदर जाएंगे इसकी पूरी क्लास बनी हुई है और इसके अंदर ये आईफोन के हिसाब से और एंड्रॉइड के हिसाब से दोनों के हिसाब से ये जो डायमेंशंस है ना ये ऑलरेडी डिफाइंड है। ये जी आपके डिवाइस को रीड करता है और उस हिसाब से एडजस्ट कर देता है खुद ब खुद, ओके। ठीक है। तो बेसिकली हमने अपना सिंपल कंपोनेंट बना दिया, सिंपल कंपोनेंट बना दिया, ठीक है। अच्छा अब हम लोग बनाने क्या चाह रहे हैं, हम लोग सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि बिल्ड क्या करने जा रहे हैं, साथ साथ हम लोग सीखते भी रहेंगे। तो मैंने एक स्निपेट लिया था, स्क्रीनशॉट, हाँ कोशिश करेंगे कि जरूरी नहीं ऐसी से बनाए, टू डू ऐप को ट्राई करते हैं हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, अगर मैं हाँ ये खुला हुआ है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक हेडर कंपोनेंट है, सही है। ये बता रहा है कि हमारा टॉप पे आ रहा है। अच्छा हर चीज रिएक्ट में कंपोनेंट है, जो चीज जो बंदा रिएक्ट से नहीं आता उसको उसके लिए मैं बता दूं कि हम लोग पहले यूज करते थे जावास्क्रिप्ट वगैरह ना, तो हमें देखा होगा कि हमें हर चीज रिफ्रेश करनी पड़ती है। तो मैं चाहता हूँ तो वो भी बैकग्राउंड दे दूं। तो हम लोग को ऐसी वेबसाइट पे चलते हैं, चलिए इसी पे चलते हैं। अब मुझे ना फॉर एग्जाम्पल किसी जगह जाना है जो इसके अंदर मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ चीज अपडेट करूंगा ना, एक मिनट यार एक तो ये पूरा खैर ये तो पेज चेंज हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। लेकिन रिएक्ट में ये होता है कि हर चीज आपका ना कंपोनेंट बेस्ड, मतलब फॉर एग्जांपल ये इतना पार्ट आपका हेडर हो जाएगा और जब मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर ये चेंज करूंगा ना तो ये रिफ्रेश ऊपर से नहीं होगा, ये क्या करेगा रीरेंडरिंग करेगा। रीरेंडरिंग ये होती है कि जो चीज चेंज हो रही है फॉर एग्जांपल ये हेडर सेम रहेगा तो ये चेंज नहीं होगा, अगर नीचे का कंटेंट चेंज हो रहा होगा ना तो वही चेंज हो रहा होगा, इतना लोडिंग का टाइम लगता। इसलिए रिएक्ट बड़ी फेमस हुई थी और इसी तरीके से एंगुलर वगैरह भी बहुत फेमस है इसी काम के लिए, बिकॉज आपकी री रेंडरिंग लोडिंग टाइम वगैरह जो कि बड़े क्रिटिकल होते हैं बड़े बिजनेस के लिए, वो आपका बचाता है, ठीक है। तो रिएक्ट से फायदा ये होता है कि हर चीज एक कंपोनेंट है। तो अब अगर इस ऐप में हमें देखें जो सिंपल सी हमने यूआई देख रहे हैं, तो हमारे पास एक हेडर है, हमारे पास एक इनपुट बॉक्स है जहाँ पर हम लोग अपना टू डू लिखेंगे, फिर हमारे पास एक बटन है जो कि थोड़ा सा अगली से उसको हम सही कर लेंगे, फिर हमारे पास एक लिस्ट है,
लिस्ट क्या है, जो भी हम लोग को टू डूज डालने हैं, फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, ये आइकन है हमारे पास, यहाँ पे एक चेकबॉक्स का आइकन है, तो ये हर चीज़ एक कंपोनेंट है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। जरूर मेरा कोई एम नहीं है कि मैं एक सेशन में पूरी टू डू ऐप बना दूं। विल स्टार्ट विद हेडर कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, मेरी कोशिश ये भी होगी कि मैं बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करूँ। बेस्ट प्रैक्टिस का मतलब ये है कि मैं हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करूँ, कोड को रीडेबिलिटी के हवाले से भी, और ताकि फ्यूचर स्केलेबिलिटी के हवाले से भी, और मेंटेनेबिलिटी के लिए भी। तो हम लोग हर चीज़ को कोशिश तो नहीं करेंगे कि हम लोग सेम फाइल में करें। स्टार्टिंग में थोड़ा डर्टी कोड होगा, बट आई विल ऑलवेज रीफैक्टर इट ताकि वो हमेशा अच्छा रहे। पर हम लोग स्टार्ट ही सही तरीके से करते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप अलग से एक फोल्डर बना दें कंपोनेंट का, ठीक है। मैंने कंपोनेंट का एक फोल्डर बना दिया। अब यहाँ पर मुझे मैं और अच्छा कर सकता हूँ, एक और फोल्डर बना सकता हूँ हेडर का, और बट मैं वो नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा गंदा कर रहा हूँ अभी काम। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ header.js। अच्छा, अब मैंने कहा था कि मैं शॉर्टकट यूज करूंगा। RNFE शॉर्टकट है जो मुझे बॉयलर प्लेट दे देगा। इसने मुझे ऑलरेडी दे दिया जो मुझे चाहिए था। एक मिनट, हाँ, ऑलरेडी मुझे जो चाहिए था हेडर का एक फंक्शन बना के दे दिया। इसने मुझे एक बेसिक सा व्यू और टेक्स्ट लिख के दे दिया इसको, और इसको एक्सपोर्ट भी कर दिया, और इसने इंपोर्ट की स्टेटमेंट थी वो भी डाल दी, ठीक है। तो ये इसने काम खुद ही कर दी। कैसे हुआ है? इस शॉर्टकट से हुआ, RNFE, क्योंकि मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है, उससे मुझे एक फायदा होता है, ठीक है। मेरे पास हेडर कंपोनेंट आ गया। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज हेडर, ठीक है। और जब मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, अब मैं ऐप में जाता हूँ, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ बोल रहा हूँ उसको भाई कि आप मेरा हेडर कंपोनेंट यहाँ पर ले आओ, ठीक है। ये इसको मैंने बोला यहाँ से करो, ऊपर देखिए इंपोर्ट स्टेटमेंट खुद ब खुद आ गई, और मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा। सेल्फ क्लोजिंग इसको बोलते हैं, सेल्फ क्लोजिंग ब्रैकेट्स। जो रिएक्ट से आ रहा है उसको ऑलरेडी पता है इन ब्रैकेट्स के बारे में, बट जो नहीं पता हमें यहाँ पर, जैसे कि हम लोग H1 लिखते थे उधर, वहाँ पर H1 CSS में, फिर हम लोग क्लोज करते थे उसको इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने कंपोनेंट यूज करने हैं, नेटिव बिल्डिंग कंपोनेंट, और ये हमारा कस्टम कंपोनेंट हम खुद बना रहे हैं अभी, हेडर वाला, ठीक है। अब क्या चेंज होगा इससे? इससे चेंज ये आएगा कि किधर गया, हाँ, यहाँ पर हमारे पास जो हमने लिखा था हेडर, अभी यहाँ लिखा हुआ आ गया। लेकिन मुझे तो नहीं चाहिए इसको, तो डिजाइन वगैरह हम लोग करेंगे, लेकिन ये आ गया, मतलब हमारा कंपोनेंट सही रेंडर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब फायदा क्या है? अब मैंने ये कोड दोबारा नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मुझे मल्टीपल हेडर चाहिए, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और मैं सेव कर दिया, तो मैंने अभी मेरे पास लाइन से लिखे हुए आ जाएंगे दिस इज हेडर से। तो ये एक फायदा होता है रिएक्ट का कि आपने एक कोड लिखा एंड यू नॉट राइटिंग इट अगेन, आपने उसका पहले कंपोनेंट बना दिया, उसको एक्सपोर्ट कर लिया, और मेन फाइल में बस उसी कंपोनेंट को रीयूज कर लिया बार बार, ठीक है। तो इससे रीयूजेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था यहीं से निकला है कि आपने अपनी चीजों को, कोड को रीयूज करना स्टार्ट कर लिया, जो कि पहले नहीं होता था। यहाँ तक मेक सेंस? किसी को कोई मसला हो रहा है समझने में? ये जो कोड खुद ही आया था, ये कुछ शॉर्टकट दबाया था आपने या खुद ही आ गया था? किस चीज के लिए? ये जो पहले से आया था ना, header.js बनाया है, तो ये ब्लैंक आएगा या कुछ कोड डला हुआ आएगा? नहीं, हेडर डॉट भाई ये ब्लैंक था ऐसे, सही है। फिर मैंने ना, या तो मैं खुद से हाथ से कोड लिख रहा था, लेकिन वो बहुत कम्बरसम हो जाता है बार बार लिखना, तो मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है। उसमें ये है कि आप RNFE लिखें और फिर टैब प्रेस करते हैं। RNFE लिखा मैंने, एक शॉर्ट कोड है RNFE। उसके बाद मैंने टैब प्रेस कर दिया, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली कोड जनरेट हो गया। अब इसके ये नीचे मैं लिख रहा हूँ, एक्सटेंशन बता दें ये वाली। क्या ये सेम चीज रिएक्ट में भी होता है? हाँ बिल्कुल। रिएक्ट के लिए अगर आपको फंक्शन कंपोनेंट बनाना है तो वहाँ होता है RAFCE। तो ये रिएक्ट का कंपोनेंट बन गया, लेकिन मुझे रिएक्ट नहीं है, मुझे रिएक्ट नेटिव चाहिए, तो RNFE। बल्कि मेरे ख्याल से जी extension सर। जो है इसका ये वाला ही है, रिएक्ट। मैं बता दूंगा बाद में अगर नहीं मिलता, बट मैं देख लेता हूँ अगर मुझे पता है अभी। जी सर, बस हाँ, ये वाला फर्स्ट कर लो। लेटर रखना होता है। हाँ, सिंपल रिएक्ट नेटिव, सिंपल रिएक्ट स्निपेट्स। इसमें देखो यहाँ पर बताया भी है कि कौन कौन से शॉर्टकट से क्या क्या बनेगा। आई थिंक इसी से ही RNFE वाला है, या किसी और से मैं बाद में बता दूंगा, मैं आपको मिल भी जाएगा, गूगल कर लेंगे, ठीक है। ठीक, थैंक यू सर। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जल्दी से एक हेडर कंपोनेंट तो हम कंप्लीट करना है हमें आज। दिस इज हेडर, सही है। और मैंने यहाँ इंपोर्ट कर दिया, तो हमारे पास हेडर आ गया यहाँ पर। अब हमें तो उसको डिजाइन करना है। अच्छा, रिएक्ट में क्या था कि हम लोग यहाँ पर styles.css करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिएक्ट नेटिव के मॉड्यूल से हम लोग स्टाइल शीट को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसमें प्रैक्टिस ऐसी चलती है कि मर्जी आपकी, आप अलग से फाइल भी बना सकते हैं, बट फॉर नाउ मैं यहाँ क्या करूँगा, एक स्टाइल्स का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, स्टाइल्स इक्वल्स टू स्टाइल शीट। अब यहाँ पर हर चीज ऑब्जेक्ट में डिफाइन करनी पड़ती है आपको, स्टाइल्स भी अपने, ठीक है। तो मैंने क्या किया, स्टाइल शीट को इंपोर्ट किया, फिर स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। अब यहाँ पर मैं स्टाइल्स डिफाइन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने किया हेडर, और मैंने कह दिया कि भाई बैकग्राउंड कलर मुझे चाहिए थोड़ा सा इसका लाइट ब्लू बोल देता हूँ फिलहाल, सही है। और अच्छा, अभी स्टाइल मैंने कर तो दिया है, लेकिन ये अप्लाई नहीं हुआ है। किसी का माइक खुला हुआ है आई थिंक।
टाइम आराम म्यूट कर देना, ठीक है। तो अभी स्टाइल अप्लाई करना है मुझे, आराम, ठीक है। हाँ, तो हमें स्टाइल अप्लाई करना है, तो अभी स्टाइल अप्लाई हुआ नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हम लोग रिएक्ट में करते थे कि हम लोग क्या करते थे, बल्कि मुझे यहाँ पर नहीं करना, मुझे हेडर को स्टाइल देना ना, तो मैं डायरेक्ट हेडर में जाता हूँ और मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ स्टाइल शीट को। स्टाइल शीट आपको बेसिकली अलाउ करती है कि आपको किसी को स्टाइल देना हो तो आप स्टाइल दे सकते हैं। इनलाइन स्टाइलिंग भी होती है और एक होती है आपकी लाइक एक्सटर्नल स्टाइलिंग। अभी मैं एक्सटर्नल कर रहा हूँ, ठीक है। इनलाइन भी आपको बता दूँ कैसे होती है। तो मैंने यहाँ लिखा हेडर, सही है, और मैंने यहाँ इसका दे दिया बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू दे देता हूँ, सही है। लेकिन ये अभी अप्लाई नहीं हुआ। अप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर इसके व्यू को देना पड़ेगा या किसी चीज को देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ देता हूँ स्टाइल, ठीक है, स्टाइल दे रहा हूँ। स्टाइल की प्रॉपर्टी है इसकी, और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैं डिफाइन करूंगा कि भाई क्या दो, स्टाइल्स डॉट हेडर। अच्छा ये क्या है, ये क्या बोला है भाई, ये ऐसा है कि आपने जब अगर रिएक्ट से आ रहे हैं या किसी भी कभी भी कोई कोड बनाया हुआ है जावास्क्रिप्ट में, तो HTML सीरीज तो किया होगा। तो कोई भी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये नहीं था, अगर मेरे पास, मैं एक कमेंट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं रिएक्ट से आ रहा था और मैं वहां पर फॉर एग्जांपल डिव ले रहा था, ठीक है, मैंने यहाँ पर डिव बनाया था। डिव तो पता ही होगा, जो कि डेवलपर्स वाले हैं, वहां पर मुझको स्टाइल देना पड़ता था। वहां मैं क्या करता था, स्टाइल लिखता था और इनलाइन स्टाइलिंग दे दिया करता था ना। अब रिएक्ट में तो हमें पता, ऑलरेडी पता है, हम ऑब्जेक्ट में पास करते हैं ना, डबल ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर भी वही है, हम लोग स्टाइल का सिंगल ऑब्जेक्ट इसलिए कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से उठ के आ रहा है, ठीक है। अगर मुझे इनलाइन स्टाइल करना था तो मैं यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट ही पास करता, ऐसे ही करता मैं। बैकग्राउंड कलर में देता है ऐसे, लेकिन मैं क्योंकि चाह रहा हूँ कि थोड़ा क्लीन कोड रहे, तो मैंने अलग से स्टाइल्स का बनाया हुआ है ऑब्जेक्ट। और मैं क्या कर रहा हूँ, स्टाइल्स, ये जो इसका नाम वेरिएबल नेम है, स्टाइल्स डॉट हेडर, सही है। तो अब देख रहे हैं ब्लू कलर हल्का सा आई है, अभी तो अच्छा ही दिख रहा है, बट हम अच्छा करेंगे, ठीक है। अब मैं इसकी थोड़ी सी हाइट दे देता हूँ 60, ठीक है। ये जो थोड़ा सा बड़ा हो गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब ये हेडर तो यहाँ है नहीं, इसको हम लोग सही से नाम भी दे देते हैं, डू ऐप, ठीक है। तो ये भी चेंज हो जाएगा। अब इसका कलर भी मुझे ब्लैक नहीं रखना है, तो मैं इसको भी स्टाइल दे दूंगा। इसको मैं दे देता हूँ स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट टाइटल, ठीक है। अभी एरर देगा क्योंकि यहाँ पर डिफाइन नहीं हो नीचे, तो मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ भी डिफाइन कर दूंगा। टाइटल लिखा मैंने, कुछ भी नहीं, सिंपल सा टाइटल, जो भी नाम है इसको मैं नाम लिखा, और मैंने यहाँ इसका बोल दिया कलर कर दो। कलर क्या करना है मुझे, व्हाइट। अच्छा, एक चीज और जो फर्क है रिएक्ट में और रिएक्ट नेटिव में, रिएक्ट में मैं जब मेरी हाइट वगैरह डिफाइन करता हूँ तो वहाँ लिखता हूँ मैं 60px वगैरह ना, बट रिएक्ट नेटिव में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर मैं नंबर में डिफाइन करूंगा। अगर मैं px करने की कोशिश करूंगा तो ये चलेगा नहीं सही से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नंबर्स में डिफाइन करते हैं, तो ये खैर px में डायरेक्टली कलर चल गया, लेकिन ऐसा ही चलेगा, वहां पर चल जाता है, रिएक्ट में चल जाता है, उसमें नहीं चलता है, ऐसा कुछ सीन है, ठीक है सर जी। रिएक्ट में जैसे हम अलग से CSS की स्टाइल की फाइल भी बनाते हैं, फिर हाँ, वहाँ इसमें पर इसमें भी बना सकते हैं, इनको इसमें भी स्टाइलिंग बना, वहाँ से जी तो हाँ कंपोनेंट्स को स्टाइलिंग वहाँ से दे रहे होते हैं हम, लेकिन ये इसमें इजी करने के लिए इस तरह से नहीं, इसमें ना मोस्टली जो डेवलपर्स ना ऐसे यूज करते हैं, सही है। इसमें ये बुरा स्टाइल जो मैं कर रहा हूँ, ये वाला कोई बैड प्रैक्टिस नहीं है, ये वाली भी होती है। और कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि भाई, हम लोग कुछ लोग प्रेफर ऐसा करते हैं, कंपोनेंट्स के अंदर एक फोल्डर बनाया हेडर का, उसके अंदर ये वाली फाइल जाएगी, उसके अंदर स्टाइल्स जाएगी, और फिर वो इंपोर्ट करेंगे। तो जी बोथ द बिल्कुल वेज सर। आर फाइन। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। अभी तो फिलहाल छोटी सी ऐप है, तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। फॉन्ट साइज मैं रख देता हूँ यहाँ पर कुछ 20, और मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ अच्छा हो जाएगा हमारे पास, ऐप देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा बेहतर हो गई है। उसको हम लोग थोड़ा सा फॉन्ट वेट भी दे देते हैं। अच्छा, मैं स्टाइलिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन बस थोड़ा जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनके लिए इसलिए मैं चाहूँगा थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज CSS की देख लें किस तरीके से हो रहा है काम ना। और थोड़ा सा मैं ऊपर से मार्जिन हॉरिजॉन्टल दे देता हूँ, वर्टिकल दे देता हूँ, जस्ट लाइक 15 मे बी, ठीक है। तो ये मेरे पास एक सिंपल से हेडर बन गया, ठीक है। अब अब हम चलते हैं आगे, एक्सप्लोर करते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन को। डॉक्यूमेंटेशन में अब हमें आगे क्या करना था कि हम अपनी UI को देखें। तो हमारे पास उसके बाद था इनपुट बॉक्स, उसको हम लोग भी थोड़ा सा सबर करते हैं, और हम लोग चलते हैं बटन की तरफ। अच्छा, बटन के यहाँ पर मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो आपके पास डायरेक्ट बटन का ऑप्शन आ रहा है, कंपोनेंट आ रहा है, ये यूज़ कर लें। इसके अलावा जो ऑप्शन होता है हमारे पास, टचेबल ओपेसिटी होती है। टचेबल ओपेसिटी मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, आपके पास
फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी आती है इसमें, आप अपने कस्टमाइज अच्छे से कर सकते हैं, टचेबल ओपेसिटी, टचेबल विदाउट फीडबैक। इसका मतलब क्या है, मोबाइल में जब हम प्रेस करते हैं तो ये देख रहे हैं, ये जो आ रही है ब्लिंक, टचेबल ओपेसिटी से आती है। और विदाउट फीडबैक में क्या होता है, ये बेसिकली यूआई यूएक्स के लिए होता है कि कुछ जगह आपको चाहिए होता है कि आप क्लिक करें बटन पे बट कुछ इफेक्ट ना आए, वरना वो खराब लगने लगते हैं, तो वो टचेबल विदाउट फीडबैक। तो इस तरीके से आपके पास मुख्तलिफ कंपोनेंट ऑलरेडी बने हुए हैं। हम लोग टचेबल ओपेसिटी यूज कर लेते हैं, ये भी कहाँ से आएगा, रिएक्ट नेटिव की बिल्ट इन लाइब्रेरी से आएगा। तो इसके लिए भी काम करते हैं हम लोग, अलग से कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, तो मैं एक बनाता हूँ कस्टम बटन का कंपोनेंट, कस्टम। अच्छा, मेक श्योर जब भी आपके जो नाम रखे हैं कंपोनेंट्स का, तो उसका जो फर्स्ट लेटर हो ना वो कैपिटल हो, वरना वो एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो कस्टम बटन बन गया, मैं वापस से शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। मेरे पास एक सिंपल सा एक फंक्शन कंपोनेंट आ गया, एरो फंक्शन आ गया, और मैं यहाँ पर टेक्स्ट यूज करूंगा, व्यू। अच्छा देखते हैं, और टचेबल ओपेसिटी ले आता हूँ मैं, टचेबल ओपेसिटी। ठीक है, अच्छा, अब टचेबल ओपेसिटी में ले आया, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टचेबल ओपेसिटी मैंने किया। अब मैं यहाँ पर अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूँ और मैं यहाँ को लिख देता हूँ टेक्स्ट, तो क्या होता है पहले देखते हैं। ये हमारी वाली ऐप ही है, नहीं दूसरी कोई, हमारी ये वाली। अच्छा, मैंने, अच्छा अभी अभी तक कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने ना इसको कहीं यूज नहीं किया, एक कंपोनेंट तो मैंने बना दिया है बट मैंने इसको एम्बेड नहीं किया अपने मेन उसमें ना, तो मुझे यहाँ पर इसको लेके आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ कस्टम बटन, सही है, उसको मैंने लिया है। कुछ आता है देखते हैं, वैसे आना नहीं, आना चाहिए बट काम नहीं करेगा सही से। देखना एक ब्लिंक जा रहा है सही से, लेकिन ये बटन तो लग नहीं रहा है। अब इसको हम लोग बटन बनाते हैं, ये कस्टम प्रॉपर्टीज हमें अलाउ करता है। अगर मैं चाहूँ डायरेक्ट अगर बटन यूज करूंगा ना, तो मेरे पास खुद ही बटन बन के आ जाएगा, बट हम लोग ये यूज कर रहे हैं, सीखते हैं। अच्छा, मैंने पहले ही बताया था, जब हम लोग इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो हमें टेक्स्ट का वो यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, टेक्स्ट का कंपोनेंट बनाया मैंने, और मैं लिख रहा हूँ एड टू डू। ठीक है, अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ, एक खाली बस टेक्स्ट आ गया, लेकिन और ये बटन की तरफ बिल्कुल नहीं लग रहा मुझे अभी। ठीक है, तो उसको थोड़ा बनाते हैं। तो हम लोग इसको स्टाइल देते हैं, स्टाइल्स डॉट btn। स्टाइल सीधी इंपोर्ट करनी पड़ेगी यहाँ से पहले में, क्योंकि हम लोग रिएक्ट नेटिव की स्टाइलिंग यूज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ इसको इंपोर्ट किया, और यहाँ मैंने बताया स्टाइल्स डॉट btn। अभी एरर थ्रो करेगा क्योंकि स्टाइल्स डिफाइन नहीं है, तो जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं स्टाइल्स को, स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। सही है, और हमने यहाँ पर btn, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका नाम दिया हुआ है btn, तो सेम नाम यूज करना पड़ेगा हमने, और btn का ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट बनाया, मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, लेट्स से ग्रीन। क्या चेंज आता है इससे, अच्छा हमारे पास आ गया, अभी भी अगली लग रहा है बट कुछ ना कुछ आ गया। लाइट ग्रीन कर देते हैं इसको, इसको तरह से मार्जिन दे देते हैं, बल्कि मार्जिन हम लोग देते हैं इसको पूरे व्यू को। तो यहाँ भी हम लोग स्टाइल ऐड कर लेते हैं, स्टाइल इज इक्वल्स टू स्टाइल डॉट btn कंटेनर। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, मैं अपने नाम देता हूँ, यू कैन ऑलवेज गिव योर नेम, बट प्रेफर ये होता है कि अपने मीनिंगफुल नेम्स दें। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा मीनिंगफुल नेम दे रहा हूँ, और मैं इसकी मार्जिन दे देता हूँ थोड़ा सा वर्टिकल दे देता हूँ, ताकि ऊपर नीचे से मिल जाए इसको 20। ठीक है, थोड़ा नीचे हो गया, और मैं इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टली भी देता हूँ, ताकि थोड़ा सा ये अलाइन बीच में हो जाए, इसको 40 कर देता हूँ। तो ये अब यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गया, इसको और क्या दे सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसकी हाइट भी बढ़ा देते हैं, 50 कर लेता हूँ, और तो हाइट भी 50 हो जाएगी, आई थिंक 30 इज बेटर, फाइन। और हम लोग इस टेक्स्ट को भी थोड़ा स्टाइल दे देते हैं। मैं चाहता तो ये सारा काम अवॉइड कर सकता था एक बटन यूज करके, लेकिन मैंने जानबूझ से कस्टम यूज किया, ताकि थोड़ा सा आप स्टाइलिंग वगैरह पे हाथ साफ कर लें। टेक्स्ट को मैं दे देता हूँ उसके कलर दे देता हूँ वाइट, क्योंकि वाइट कलर सही लगेगा। फॉन्ट साइज दे देता हूँ इसको 20, और सेव कर देता हूँ, और उसको टेक्स्ट लाइन भी करता हूँ सेंटर। ठीक है, और इसका बॉर्डर रेडियस 5 कर देता हूँ, तो थोड़ा सा चेंज हुआ, कुछ नहीं हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक है, बॉर्डर रेडियस। हाँ तो ये एरर नहीं फेंक रहा, सही है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ये कर्ली हो गया, तो इतना ज़्यादा नहीं करते, 10 पे रख लेते हैं। तो हमारे पास ये हो गया। ठीक है, तो हमने अभी 2 सिंपल कंपोनेंट बना लिए।
अच्छा अब हम देखते हैं कि इसकी फंक्शनैलिटी कैसे चलती है ना। तो हमारे पास अगर हम लोग पहले डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, देखते हैं कि वहां से हमें कैसे सीखने मिलता है। हम लोग यहाँ पर आ गए, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टचेबल ओपेसिटी यूज किया, बिल्कुल सही है। इसने भी स्टाइल दिए हुए बटन को, ठीक है, स्टाइल दिए हुए और ये काउंट बढ़ रहा है, ठीक है। हम लोग पहले यही काला काम करने की कोशिश करते हैं। ये कैसे करेंगे हम लोग? तो हम लोग एक काम करते हैं, ये हमारे पास बटन है, बटन के ऊपर हम लोग एक बना लेते हैं टेक्स्ट, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं काउंट, कर लेते हैं। हाँ चलना, अभी फिलहाल ऐसे ही करते हैं, ठीक है। नंबर ले आ जाता है कोई लिखा हुआ, देखता हूँ मैं। हाँ नंबर आगे लिखा हुआ, इसको भी जरा स्टाइल दे देता हूँ। मैं तो दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग कैसे फंक्शनैलिटी अचीव, अभी तो हम लोग सिर्फ स्क्रीन बना रहे हैं। सब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई स्क्रीन आ गई, कोई डिजाइन आ गया, हम लोग वो बना रहे हैं, ठीक है। अभी हमने कोई फंक्शनैलिटी नहीं करी, कोई भी हमने फंक्शन नहीं लगाया, तो थोड़ा सा फंक्शनैलिटी भी देख लेते हैं, फिर हम लोग सेशन को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो स्टाइल्स डॉट काउंटर रख लेते हैं उसका नाम फिलहाल। और मैं यहाँ पर काउंटर काउंटर और यहाँ पर कर लेता हूँ फॉन्ट साइज 20 तक थोड़ा दिख जाए आपको। फॉन्ट वेट भी कर देता हूँ बोल्ड, और इसकी टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लेता हूँ, ठीक है। और अभी फिलहाल में बाद में इसको कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग। अभी हम लोग लिख लेते हैं काउंट प्लस, ठीक है। इसको काउंट बढ़ रहा है, अभी हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। काउंट प्लस हो जाए, मैं लिखूँ तो ये 1 हो जाए, 2 हो जाए, बढ़ता रहे, ठीक है। अभी हम लोग वो फंक्शनैलिटी अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कितना कामयाब होता है। तो अच्छा अब हम लोग यहाँ तक तो पहुंच गए। अब हम मुझे अगर मुझे चाहता हूँ कि पहले फिर से देखते हैं कि ये क्लिक कैसे होता है ना। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है ऑन प्रेस की, पहले हम लोग इसको टैप करते हैं। सबसे पहले मैंने इसको जरा सा ऑर्गेनाइज करता हूँ। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ लिखा ऑन प्रेस, मेरे पास यहाँ पर आ रहा है बहुत सारे ऑप्शन ना। ऑन प्रेस, इन, मैजिक, लॉन्ग प्रेस करना आपका, हम होता है ना मोबाइल में होता है आपको दबा के रखना हो और फिर कुछ एक्शन हो। तो हम सिंपल से पहले ऑन प्रेस करते हैं। ऑन प्रेस एक कॉल बैक एक्सपेक्ट करता है। कॉल बैक क्या होता है? एक अनोनिमस फंक्शन, सही है, जो मैंने अभी कुछ भी पास नहीं कर रहा। और यहाँ पर आपने जो भी करना हो तो कर सकते हो। तो मैं अभी फिलहाल कुछ चाहता हूँ कि बस सिंपल सा काम हो। काम ये हो कि भाई मुझे पहले बता दो कि भाई ये क्लिक भी हो रहा है नहीं हो रहा ना। तो मैंने बस कंसोल लॉक करना है, कंसोल लॉक आई एम प्रेस्ड, चेक करने के लिए कि वो बटन भी चल रहा नहीं चल रहा, ठीक है। तो मैं चेक कैसे करूँगा? मैं यहाँ पर जाऊँगा कंसोल पे और मैं यहाँ प्रेस करता हूँ आई एम प्रेस्ड, ठीक है। 2 दफ़ा हो गया, 3 दफ़ा करूँगा, 3 मतलब बटन चल रहा है, लेकिन ये बटन पे कुछ काम वाम नहीं हो रहा है। तो अब वो फंक्शनैलिटी कैसे अचीव करी जाए, थोड़ा सोचते हैं। अच्छा अब यहाँ पर आ जाता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्टेट्स का, उसको हम आगे भी ऑब्वियसली बहुत टच करेंगे, बट थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए स्टेट्स मैनेज करना। जैसे मैं बता रहा था कि अगर मैं काउंट प्लस कर रहा हूँ तो मेरा कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा? सिर्फ ये +1 होगा ना, +2 होगा, बाकी तो ये टू डू आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। काउंट बटन तो ऐसे ही रहेगा। तो यही फायदा है कि हमें सिर्फ इस स्टेट को चेंज करना है, काउंटर को। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं अगर किसी ने रिएक्ट में क्लास कंपोनेंट्स पढ़ा है तो मैं क्लास बिल्कुल पे नहीं पढ़ाता, लेकिन ऑलरेडी, लेकिन ये इंटरव्यूज में आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो आई विल रिकमेंड कि आप यहाँ पर जाएं थोड़ा बहुत, यहाँ से आपको क्लास कंपोनेंट्स का सीखने मिल जाएगा रिएक्ट का। लेकिन अभी जो रिसेंटली है जो चल ही रहा है वो है फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट्स, तो हम लोग उसी पे फोकस करेंगे, वो जो कि हुक्स बेस्ड है। तो हमारे पास आता है यूज स्टेट, ठीक है। तो वो हमें कहाँ से मिलता है? वो रिएक्ट की लाइब्रेरी से मिलेगा। तो हम लोग रिएक्ट की लाइब्रेरी से इंपोर्ट करते हैं, जो कि रिएक्ट में भी होता है और रिएक्ट नेटिव में भी होता है, यूज स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट हमने, यूज स्टेट क्या है? अच्छा पहले था वेरिएबल, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग को पता होगा कि वेरिएबल होता है हमारे पास, हमने बनाया var था पहले, या लेट जिससे भी बना दिया, हमने नंबर लिख दिया और हमने ये कर दिया। अगर हम लोग पुरानी कोडिंग करते हैं तो हम लोग फॉर एग्जांपल ये कह सकते थे कि अगर भाई ऑन प्रेस हो रहा है तो नम इज इक्वल टू num+1। लेकिन इससे हमारी स्टेट चेंज, इससे क्या होगा कि काउंटर अगर मैं करके दिखाऊं, फॉर एग्जांपल मैं काम करता हूँ, एक अलग फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल प्रेस। अच्छा ये सारे नाम भी प्रोफेशनल यूज होते हैं तो मैं वही यूज करता हूँ मोस्टली, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, मैं ये बोल देता हूँ एक और वेरिएबल, अगर मैं इसमें बना लेता हूँ लेट काउंट इक्वल्स टू 0 और मैं यहाँ बोलता हूँ कि जो भी काउंट की वैल्यू हो वो आ जाए। पहले ये चल रहा है, इसको चेक कर ले। अच्छा 0 है, 0 आ गई, ठीक है। अब अगर मैं पुराने तरीके से करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि भाई जब ये प्रेस हो, अब मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं इसके बजाय फंक्शन जो ऊपर बना रहा हूँ वो कॉल हो जाए हैंडल प्रेस, ठीक है। उस फंक्शन में क्या होगा, बस काउंट प्लस प्लस हो जाए। खैर ये तो अब नहीं होगा, तो आया ये चलना चाहिए। और मैं यहाँ काम करता हूँ, लॉग भी करा के दिखाता हूँ कि ये चेंज होगा,
लेकिन ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा काउंट। ठीक है, तो ये देखें चेंज हो रहा है 2 3। तो मेरी लॉजिक तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये चल क्यों नहीं रहा? क्योंकि रिएक्ट में हर चीज एक स्टेट कंपोनेंट बेस है, तो मैंने कंपोनेंट को बताया नहीं कि भाई री-रेंडर भी हो। ये चल रहा है बिल्कुल परफेक्टली, काउंट प्लस 6 7 सब कुछ कर रहा है, बट ये री-रेंडर नहीं हो रहा। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं यूज स्टेट का कंपोनेंट। जो क्लास में था वो वहां पर आपके पास वहां पर स्टेट थी, रिएक्ट डॉट स्टेट थी, यहाँ पर यूज स्टेट का हुक आ गया हमारे पास। इसको यूज कैसे करते हैं? इसको सिंपल यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग रिएक्ट नहीं यूज करते हैं वैसे ही तरीका ये कि आपने क्या किया, आपने एक एरे बनाया, इसमें आपने बताया वेरिएबल का नाम, मैं फॉर एग्जांपल रखता हूँ काउंट और इसका नाम रख देता हूँ सेट काउंट। ये आपके पास वेरिएबल होता है, ये आपके पास फंक्शन होता है। तो जब भी मुझे चेंज करना होगा ना काउंट की वैल्यू, तो मैं इस फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, डायरेक्ट मैं ये नहीं करूंगा काउंट प्लस प्लस नहीं करूंगा, जो मैं अभी कर रहा था ना काउंट प्लस प्लस, वो नहीं करूंगा, मैं इसकी वैल्यू यूज करूंगा। और यूज स्टेट यहाँ पर हमारे पास हुक हो गया, और यहाँ पर हम बताते हैं इनिशियल वैल्यू। तो मैं इनिशियल वैल्यू बता रहा हूँ भाई 0 है, काउंट की वैल्यू ऐसे डिफाइन नहीं होगी, ऐसे डिफाइन होगी, और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है 0। ठीक है, तो अभी मैं सेव करता हूँ, अभी भी 0 आएगा, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा होगा। एक मिनट, क्या मिस किया है? ओके हाँ, अभी फंक्शन मैंने रिमूव कर दिया ना, तो मैं यहाँ से इसको कमेंट करता हूँ। ठीक है, तो काउंट की वैल्यू अभी भी बिल्कुल 0 आ रही है, और मैंने अभी क्या किया, अलग से वेरिएबल नहीं बनाया काउंट का, मैंने यूज स्टेट का हुक यूज किया, उसके थ्रू जो मेरे पास वेरिएबल आया काउंट का वो यूज किया, तो बिल्कुल सही चल रहा है। अब मुझे इसको फंक्शनैलिटी देनी है, कैसे दूंगा फंक्शनैलिटी? वापस से मैं फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल प्रेस एरो फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, रादर देन कि सेइंग काउंट प्लस प्लस, मैं बोलूंगा सेट काउंट का फंक्शन यूज करो, और उसके अंदर क्या करो, काउंट प्लस 1, बस ये करना है मुझे। अब इससे क्या होगा, री रेंडरिंग होगी सिर्फ इस कंपोनेंट की। तो कैसे चलता है, ये मैं काउंट करता हूँ +1, यहाँ भी हो गया। अच्छा, मैं प्रिंट भी लगा दिखाता हूँ आपको, काउंट की वैल्यू भी चेंज होती है पहले की तरह। ठीक है, तो वापस से रिफ्रेश 0 हो गया, काउंट 0 है, +1 2 3 4, सही है, बिल्कुल सही चल रहा है। तो अगर इसमें से अभी तक किसी को मसला है तो मुझे बता दें। अच्छा, ये कोई पूछ रहा होगा कि भाई ये ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले बाद में प्रिंट कंसोल लॉक करा, अगर मैं पहले कराऊंगा तो बिल्कुल ये सही चलेगा। ठीक है, तो ये भी देख लेना दोबारा से। ठीक है, सही है, कैरी ऑन। ठीक है, तो अगर यहाँ तक कोई इशू नहीं है तो हमने बेसिकली समझ लिया कि कैसे फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। सर यहाँ तक तो समझ आ रहा था, लेकिन सर शुरू में थोड़ा मतलब नेट की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था। तो सर बस क्वेश्चन ये था कि सर रिएक्ट डॉट जेएस और ये रिएक्ट नेटिव ये अलग चीज़ है या सेम होती है ये सर? रिएक्ट जेएस वेब का फ्रेमवर्क है, रिएक्ट नेटिव मोबाइल डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है। दोनों के जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं रिएक्ट के वो सिमिलर रहते हैं थ्रू आउट दोनों प्लेटफॉर्म्स, सही है। लेकिन ऑब्वियसली रिएक्ट नेटिव में हम लोग नेटिव कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि रिएक्ट नेटिव की लाइब्रेरी से आते हैं, जो कि हम लोग रिएक्ट में यूज नहीं कर सकते। और सर ये एक बार आपने शुरू में रन किया था ना सर, वो अगर एक बार रन कर दें कि अभी प्रोजेक्ट तो रन कैसे किया था? जी सर। हाँ, प्रोजेक्ट रन करने की कमांड सिंपल सी है, npm स्टार्ट है, 2-3 कमांड है, npm स्टार्ट। ठीक है, ये एक तो है, मैं लिख देता हूँ npm स्टार्ट, जो कि जो रिएक्ट के प्रोजेक्ट को रन करती है वो ऐसे ही होता है। एक्सपो स्टार्ट से भी रन हो जाएगा प्रोजेक्ट, क्योंकि एक्सपो का प्रोजेक्ट है ये। और आपके पास यान भी होता है, यान लिखोगे तो भी चल जाएगा, यान अच्छा, ये स्टार्ट। टर्मिनल में इंटर करनी पड़ेगी? टर्मिनल में प्रोजेक्ट खोल के रूट डायरेक्टरी में टर्मिनल ये टर्मिनल खोलोगे और फिर ये कोई भी कमांड रन करोगे तो चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। मसला नहीं। अच्छा, तो हमने बेसिकली समझ लिया काउंट का कैसे होता है ना। अच्छा, अगर अब हम वापस अपने जो बनाए थे उस पर आ जाते हैं। हम लोग क्या बना रहे थे, ऐड टू डू का बना रहे थे ना। हम लोग इसको रिवर्ट करते हैं, सबको हटाते हैं, इसको हैंडल प्रेस को रहने देते हैं। हमें यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है स्टेट की, और काउंटर की भी ज़रूरत नहीं है, और इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि एक और कॉन्सेप्ट बताऊँ यहाँ पर, और इसके बाद हम कंक्लूड करेंगे प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट। प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके लिए मैं कोई एग्जांपल सोच रहा हूँ दिमाग में। अच्छा, सपोज Nabil, I think there was a hand raised. हाँ, पूछें। किसी का भी हाथ। जी बोले, रखिए। जी बोले, आप अनम्यूट हो सकते हैं। आगे सवाल हो तो पहले चैट में डाल दें, जॉन वगैरह आपको आंसर कर देंगे। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे। अच्छा, तो मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट भी, ताकि जो नेक्स्ट सेशन से हम लोग ना जल्दी से स्टार्ट करें अपने
जो ऐप बनानी है हमें उस पर। तो प्रॉप बेसिकली क्या होते हैं? प्रॉप बेसिकली मैं काम करता हूँ यहाँ पर ऐसा डायनामिक हेडर बनाता हूँ कि मैं इस हेडर कंपोनेंट को कुछ भी दूँ ना वो यहाँ पर लिख दे। तो मैं पहले चाहता हूँ यहाँ पर मैं पहले ना फॉर एग्जाम्पल मुझे ना चाहिए कि मैं हर पेज पे हर इसमें खैर स्क्रीन बोलेंगे, पेज तो नहीं बोलेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा ये लैंडिंग पेज स्क्रीन है, ठीक है, उसके बाद मेरी आगे की स्क्रीन आती रहेंगी। तो मैं चाहता हूँ कि हर स्क्रीन पे डिफरेंट टाइटल शो हो। तो मैं यहाँ पर एक प्रॉप एक बनाया था, मतलब समझ लो एक आर्ग्यूमेंट है जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, आर्ग्यूमेंट फंक्शन को पास करो ना। तो मैं इस कंपोनेंट को आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ टाइटल का, और मैं यहाँ दे देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इस केस में टू डू पास करो ना, ठीक है। और एक और मैं एक कॉपी बनाता हूँ और मैं कहता हूँ यहाँ पर पास करो हेलो, यहाँ पर पास कर लो फॉर एग्जाम्पल होम स्क्रीन। तो मेरा डायनामिक मतलब मैंने एक ही हेडर कंपोनेंट बनाया हुआ है, और मैं कैसे कर सकता हूँ कि मैं चाहूँ कि कभी वो टू डू ऐप भी लिखे और कभी ये लिखे। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको हम लोग ये जो हमने पास किया हुआ ना इस चीज को हम कहते हैं प्रॉप्स। बस सिंपल सी बात है, प्रॉप्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। आर्ग्यूमेंट कहते हैं फंक्शन को, फंक्शन क्या पास करते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट्स, और यहाँ हम कहते हैं उसको प्रॉप्स, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे ये एक्सेप्ट करना है, ये प्रॉप्स तो मैंने यहाँ पास कर दिए, चलेगा? ये नहीं चलेगा, दोनों जगह टू डू लिख के आएगा, क्योंकि मैंने अभी तक इसको इसको कंज्यूम नहीं किया हुआ है। इसको कंज्यूम कैसे करूंगा? मैं हेडर के कंपोनेंट में जाऊंगा, यहाँ पर मेरे पास कुछ मिल रहा होगा। क्या मिल रहा होगा? प्रॉप्स मिल रहा होगा, ठीक है। उसको प्रॉप्स ही बोलते हैं, सही है। पहले मैं काम करता हूँ, उसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। प्रॉप्स, खाली प्रॉप्स करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखो मेरे पास दो चीजें आ गई, टाइटल क्योंकि मैंने दो कंपोनेंट लगाए हुए थे हेडर के, चाहिए टू डू ऐप एंड होम स्क्रीन, उनका जो प्रॉप्स पास किया हुआ टाइटल का, तो मेरे पास टाइटल में क्या आ गया? टू डू ऐप, और यहाँ पर होम स्क्रीन आ गया। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है ना कि ये इसकी की है, ये इसकी वैल्यू है। ये तो आई थिंक पता ही होगा कि की वैल्यू, मैं इसके डीप में नहीं जा रहा बिकॉज आई एम रियली होपिंग कि ये सब चीजें पता है आपको, राइट। इसकी प्रीरेक भी ऑलरेडी मैंने बताई दी थी, तो ये आपको पता है कि ये की है, ये वैल्यू है। तो अगर मुझे सिर्फ वैल्यू एक्सेस करनी है तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, कहूंगा प्रॉप्स डॉट टाइटल, इसकी वैल्यू मैंने क्या की दी हुई, टाइटल दी हुई। तो क्या मेरे पास सिर्फ वैल्यू आ गई टू डू ऐप एंड होम स्क्रीन ऐप। तो उससे मुझे एक बात समझ आ गई कि मुझे अगर कुछ करना डायनामिक तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो यूज करता हूँ मैं वही बात बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसको डिस्ट्रक्चर कर देता हूँ। मैं प्रॉप्स यूज नहीं करता क्योंकि वो प्रॉप्स हर जगह मुझे लिखना पड़ेगा, प्रॉप्स डॉट ये, प्रॉप्स डॉट ये। तो आई प्रेफर एक डिस्ट्रक्चरिंग। डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? क्या मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक चीज आ रही है मेरे पास, जैसे कि ऑब्जेक्ट आ रहा था मेरे पास, रिटर्न क्या हो रहा था, मेरे पास एक टाइटल आ रहा था, उसमें कुछ लिखा हुआ था ऐप लिख, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको भी सर रिडक्स भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक। रिडक्स भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। रिडक्स तो अभी आगे की कहानी है, वो तो हम लोग बाद में पहुंचेंगे इस पे, लेकिन अभी तो हम लोग नॉर्मल व्यू स्टेट पे हैं, अभी तो हम लोग वो स्टेट मैनेजमेंट पे आए नहीं। जी प्रॉक्स की जगह वैसे उसके हाँ जरिए हाँ हाँ करें, हाँ, यानी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो स्टेट मैनेजमेंट के रिडक्स यूज करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऐसे प्रॉप्स पास करने पड़ेंगे ना। फॉर एग्जांपल कंपोनेंट्स में डायनामिक कंपोनेंट बनाना है, तो वो तो हमें, अगर फॉर एग्जांपल मुझे हेडर ई को कंपोनेंट बनाना है तो मुझे प्रॉप्स यूज होगा, लेकिन प्रॉप्स ड्रिलिंग नहीं होगी। आवाज प्रॉप्स कट रही अभी भी कट रही? हेलो जॉन, आवाज सही आ रही? Yeah, I can hear you fine. ठीक है। सर जैसे आप कह रहे थे फ्लटर भी यूज होता है मोबाइल डेवलपमेंट के लिए, और ये रिएक्ट नेटिव भी। अगर अभी अगर हम स्क्रैच से सीख रहे हैं तो इन दोनों में से आपने कहा फ्लटर इजी है, तो अगर वो जावास्क्रिप्ट का बैकग्राउंड नहीं है तो शायद फ्लटर इजी लगे, लेकिन अगर जावास्क्रिप्ट का बैकग्राउंड तो ये रिएक्ट नेटिव जो भी रिएक्ट से आया उसको आसान लग रही होगी मेरे ख्याल से। यस सर। ठीक है। तो अच्छा मैं सब जल्दी से समझाता हूँ बिकॉज हमें खत्म करना है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है ऐसा ना, और उसमें टाइटल आ रहा है, और उसके अंदर मेरे पास एक और की आ रही है, फॉर एग्जांपल इसका नेम और कुछ भी आ रहा है। तो मैं अगर चाहूँ ना कि मैं इसको ऑब्जेक्ट को, और ये समझो ये पूरा प्रॉप एक वेरिएबल उसके अंदर से आ रहा है, और मुझे इसको डिस्ट्रक्चर करने को मैं कैसे करूंगा? मैं क्या करूंगा, मैं कॉन्स लिख के ऐसा लिखूंगा और मैं कहूंगा कि टाइटल नेम इज इक्वल टू प्रॉप्स। तो मेरे पास क्या होगा, ऑटोमेटिकली इस प्रॉप्स के वेरिएबल में से मेरे पास टाइटल भी आ जाएगा और नेम भी इस वेरिएबल में आ जाएगा। तो मैं यहाँ वही करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ टाइटल, ठीक है। मेरे पास टाइटल आ गया, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, उस टाइटल को पास कर दूंगा। तो मुझे पास करना पड़ेगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है, तो मैं उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसे पास कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखो टू डू ऐप आ गया और होम स्क्रीन आ गए। तो बेसिकली मैंने एक डायनामिक कंपोनेंट बना दिया कि मुझे अगर हर जगह ये कंपोनेंट यूज करना है तो मैं सिर्फ टाइटल पास करूंगा और आ जाएगा यहाँ पर टाइटल लिखे हुए, ठीक है।
तो ये होता है आपका प्रॉप्स पास करने का। प्रॉप्स ड्रिलिंग जो है, जो कि अलग चीजें वो हम अवॉइड करते हैं, इसके लिए हम लोग स्टेट मैनेजमेंट, रिडक्स या कॉन्टेक्स्ट वगैरह यूज करेंगे, तो वो अलग चीज है। बट बेसिक मुझे बताना था प्रॉप्स का। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया प्रॉप्स कैसे पास करना है। अच्छा, मैं मल्टीपल प्रॉप्स भी पास कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो। यहाँ पर मुझे चाह रहा हूँ कि इसका कलर भी अलग हो ना, हर ऐप 12 कलर अलग हो, तो आई कैन पास कि भाई ये रेड कलर का हो जाए, सही है, और इसका कलर लाइट ब्लू ही रहे। ये भी हो सकता है, मैं मल्टीपल प्रॉप्स भी पास कर सकता हूँ। बट मैं जो प्रॉप्स यहाँ से पास करूंगा मुझे यहाँ से एक्सेप्ट भी करने पड़ेंगे, तो मुझे यहाँ से कलर भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं कलर कैसे पास करूंगा, तो मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर पे ना, मैं यहाँ डायरेक्ट दे नहीं सकता। हाँ, उसका तरीका ये होगा कि मैं यहाँ पर अलग से स्टाइल यूज करके ऐसे करूँगा, और मैं करूँगा इसको ये, और मैं यहाँ दे दूंगा बैकग्राउंड कलर और कलर। ठीक है, तो मेरे पास एक कलर तो आ गया, दूसरा कलर है मेरे को, मैंने कोई स्पेलिंग लाइट ब्लू, हाँ स्पेलिंग एरर दे देता, दूसरा कलर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने डायनामिक बना दिया अपने एक हेडर को, कि मैं उसमें एक अलग टाइटल पास कर रहा हूँ, अलग कलर दे रहा हूँ, और वो इस तरीके से रेंडर कर रहा है। तो ये मुझे बेसिकली समझाना था कि किस तरीके से मल्टीपल कंपोनेंट्स, मल्टीपल प्रॉप्स के थ्रू आप काम कर सकते हैं यहाँ। और हमने वो भी फंक्शनैलिटी भी देख दी है, किस तरीके से एक काउंटर ऐप को हम लोग बना सकते थे, वो बेसिक होता है, वो बनी हुई भी आती है, तो वो मैंने बस दिखाना था कि फंक्शनैलिटी टाइप वो भी दिखा दिया। अब बाकी हम टू डू ऐप को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे जल्दी जल्दी से। तो यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? सर मेरा एक सवाल है कि यार्न और एनपीएम में बेसिकली फर्क क्या होता है? आपने कहा कि मैं यार्न यूज करता हूँ, आप लोग दोनों एनपीएम यूज करते हैं, तो करो, तो बेसिकली दोनों में फर्क क्या है? दोनों में अगर कोई फर्क नहीं है, दोनों पैकेज मैनेजर्स हैं। ठीक है, जी पर मुझे मुझे बस थोड़ा सा ये इशू आता है कि जब एनपीएम करते हो तो थोड़ा सा बहुत सारी बॉन्डिंग आती है, तो मुझे अच्छा कोई मसला नहीं है उसका, लेकिन आई डोंट लाइक दैट। तो यान में थोड़ी सी कम चीजें आती है, इसलिए मैं जी यान, और थोड़ा फास्ट भी है यान में, बस ये है, ओके सिर्फ सर, यूज कर लो, फर्क नहीं पड़ता। जी सर, Yarn is a bit faster, but NPM has a larger support in terms of the community. So it depends यस सर, entirely on you. ओके सर। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी जी जी। अभी मैं जो है एक दोस्त ने मुझे ये लिंक शेयर किया, क्योंकि मैं पहले से मतलब इस फील्ड से टच था, लेकिन मैं कुछ ज्यादा जानता नहीं था इस बारे में, तो काइंडली आप मुझे अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, हम शेयर कर देंगे। जॉन शेयर कर देना लिंक यार, इस ग्रुप पे, यहाँ पर चैट पे डाल दो अगर तुम्हारे पास व्हाट्सएप खुला हुआ है ना। Sure. There's that data camp wala group. I don't think there's a React Native wala group yet. है मोबाइल डेव तुम हो नहीं? सर मैं शेयर कर दूं? हाँ कर दो, कोई भी कर दो प्लीज, यहाँ पर चैट पे डाल दो। ठीक है, कर रहे हैं। उस फॉर्म को भर के ना आपको लिंक मिल, फॉर्म है उस फॉर्म को भर के आपको लिंक मिल जाएगी ग्रुप की, तो उसको आप ज्वाइन जी कर सर, सकते हैं। ठीक है, ओके सर, ओके। किसी का कोई और सवाल है और सेशन के लिहाज से कोई फीडबैक वगैरह, तो आपके पास एक फीडबैक फॉर्म भी आएगा, सो यू कैन फिल दैट, तो ऑब्वियसली हम लोग उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और एक चीजें ऐड। क्वेश्चन था सर। जी जी बोले। सर जैसे फ्लटर और रिएक्ट नेटिव दोनों यूज होते हैं ना मोबाइल डेवलपमेंट के लिए, जैसे आप बता रहे थे सर। जी जी बिल्कुल। अगर अगर सर हम कोई एक चूज करें तो आप सजेस्ट कैसे करेंगे? मसलन अगर हम हमारा जो बैकग्राउंड वो भी सीएस से है, ठीक है सर, भाई सीएस के तो आपको दोनों आनी चाहिए ना, मतलब ये थोड़ी कर सकते कि मैं एक को मैं हाँ बोलूँ एक को खराब, मतलब देखो दोनों अच्छी है, सही है। अगर मैंने आपको बता दिया ना पाथवे क्या है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है और डेवलपमेंट आती है तो यू विल बी वेरी वेरी इजी, आपको लगेगी रिएक्ट नेटिव। जिनको आ रही है उनसे हम पूछ सकते हैं आप इस सेशन में ही, उनको आसान लग रहा होगा। और फ्लटर के लिए अलग लर्निंग पाथ, डार्ट सीखना पड़ेगा आपको, और वहाँ सिंपल हो लगेगा आपको जब आप यूआई बना रहे होंगे, बट वहाँ पर सोचना पड़ेगा किस तरीके से चल रहा है चीजें, उसकी अलग कॉम्प्लेक्सिटी है जब हाई लेवल पे जाएंगे तो वो अच्छा। आपको जावास्क्रिप्ट में आसानी होगी। फॉर एग्जांपल फंक्शन पे हो गया, वहां पर थोड़े से अलग चीजें हैं, इतना इजी नहीं होगा, लेकिन दोनों अच्छे हैं। अच्छा अच्छा, चलें थैंक यू ठीक, फिल्टा। ठीक सर। तो और कोई सवाल है तो बता दें, फिर हम लोग सेशन को कंक्लूड करें। जैसे एक सवाल मेरे पास भी है, ये जो अभी आपने एक फॉर्म सेंड किया जहाँ पे हमें अपने आप को रजिस्टर करना है एक वो गूगल सॉल्यूशंस के लिए, वहाँ पे जो है मेरे यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, तो हाँ, क्या तो आप आईबीए का यूज कर सकते हैं, मुझे आप आईबीए ईमेल कराची है ना? आप ईमेल कर सकते हैं मुझे, और मुझे बता दीजिएगा कि भाई यू आर सबमिटिंग फ्रॉम हमारी यूनिवर्सिटी, तो मैं आगे कन्वे कर दूंगा, कोई इशू नहीं है इसका। वेरी गुड। तो आईबीए कराची करेक्ट? जी जी आईबीए कराची। ठीक है, तो सर अभी सेशंस किस तरह से चलेंगे आगे? आगे क्या? यानी इसके बाद भी सेशंस होंगे?
बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो कुछ भी नहीं सीखा, अभी तो जी। हमने सिर्फ स्टार्ट किया है। अभी हम लोग जल्दी से टू डू ऐप करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्वियसली थोड़ा सा एडवांस चीजें भी सीखेंगे, किस तरीके से मल्टीपल कंपोनेंट्स को कनेक्ट किए जाते हैं प्रॉप्स के थ्रू, रिडक्स भी शायद थोड़ा वो देख लें, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, एपीआई कनेक्शन क्या होती है, डेटाबेस से कैसे बात कर सकते हैं, और एक ठीक। फुल फ्लैज एक ऐप बनाएंगे इंशाल्लाह, कोशिश ही। सर तो यानी हमारे वीकेंड पे ही हुआ करेंगे ना सेशन? इसका थोड़ा सा मैं अभी सोच रहा हूँ, एंड आई विल टेक सजेशंस फ्रॉम यू गाइस एज वेल, तो उस पे हम लोग फिर बात कर लेंगे। सर इंश्योरेंस चाहिए क्योंकि सर फिर कुछ बच्चे इंटर्नशिप में होते हैं, कुछ बच्चे जो सॉफ्टवेयर हाउस में। श्योर श्योर, जरूर देख लेंगे। सर वो लिंक अभी तक शेयर नहीं हुआ मास्टर के साथ कह रहा हूँ। जॉन एक मिनट में देखता हूँ। अरहम अगर तुम कॉल पर हो तो डाल दो यहाँ पर लिंक, मैं बल्कि रुको डाल देता हूँ। जैसे जाना है वो जा सकते हैं, मैं बस लिंक शेयर कर रहा हूँ और फिर हम लोग इसको कंक्लूड कर रहे हैं। सर रिकॉर्डिंग का लिंक भी शेयर कर दीजिएगा। Yeah, I think we can attach the link to a future Facebook post as well, ताकि वो अफराद जो अभी सब छोड़ के जा चुके हैं बाद में ज्वाइन कर सकें। फेसबुक पोस्ट पे तो ऑलरेडी लगी हुई, बट आई थिंक कुछ लोग कहीं और से आए हुए, तो इसलिए मैं डाल देता हूँ उधर। यू कैन शेयर इट इन योर लिंक्डइन पोस्ट में, वहाँ पे रोज अपडेट होता रहता है। सो ठीक है, हाँ लिंक्डइन पोस्ट तो ऑलरेडी लगी हुई है, आप वहाँ से आप लिंक, आपको जब फॉर्म भरेंगे तो दोनों लिंक आपको मिल जाएगी वहाँ से। सर रिकॉर्डिंग मिलेगी मीटिंग की? मीटिंग की रिकॉर्डिंग जी जी, जो अभी आपने रिकॉर्ड की। ये मिल जाएगी सून, एक दो दिन में आ जाएगी। सर तो आप इसका लिंक है ना ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप में। हाँ अच्छा, एक चीज और, ये हमारा एक यूट्यूब का पेज है, वहाँ पर अपलोड हो जाएगी डीएससी, आप जहाँ पर अगर देख लें यूट्यूब डीएससी, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है सर। तो यहाँ पर आपके पास लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग भी हमारे वेब डेवलपमेंट के बूट कैंप्स हुए थे, तो चैनल पे आपको मिल जाएंगी सारी, और इस साल की भी हम लोग इसका नया बना के दे देंगे आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली ये हमारी प्लेलिस्ट है, लास्ट ईयर की भी है, और यहाँ पर आके आपको सारी रिकॉर्डिंग नहीं मिल जाएगी, तो इसकी भी लिंक मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा, बट जो है अवेलेबल वो देख सकते हैं, ठीक है। सर कुछ करियर एडवाइस दे सकते हैं एफआईपी के लिहाज से, खासतौर पे? एफआईपी के लिहाज से क्या? जैसे मैं अभी जो हूँ एक एफआईपी बना रहा हूँ, दैट्स बेसिकली ऑनलाइन बुक सर्विस एंड डोनेशन ऐप। मतलब ये कि घरों में जो एक मसले है कि घर में पुरानी किताबें हैं ना, एंड यू वांट टू डोनेट दैट, या तो सेल करना चाह रहे, सो बेसिकली एक वेबसाइट हो जहाँ पे ये चीज़ें होती रहेंगी। सो बेस्ड ऑन दैट कुछ गाइडेंस आप बता सकते हैं मुझे क्या क्या चीज़ सोचनी चाहिए कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से एफआईपी सक्सेसफुल हो सकता है? आप मुझसे अलग से कनेक्ट हो जाएं व्हाट्सएप पे, वहाँ हम डिस्कस कर लेंगे, आपका अलग से प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो Alright then. वहाँ बात कर लेंगे, ठीक है। चलें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग, एंड आई होप कि आप अगले सेशन में भी जरूर आएंगे, तो फिर हम लोग मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। हाँ।